कैसे हैं भैया आप लोग? पढ़ते हैं थोड़ा बहुत? टाइम मिल जाता है ना आप लोगों को कि मुश्किल होता है निकालना? अच्छा। आप कौन से ऑफिस में हैं मैम? कौन से? पंजाब गवर्नमेंट? अच्छा, पीएसईबी में हैं आप? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। कोई डाउट हो तो पूछिए, अब तक कुछ भी जो हमने किया है। देखो, कल कोइंसिडेंटली हमने कल ही इंडो यूएस रिलेशन की है और आज एक कितनी बड़ी न्यूज आई हुई है। देखिए आप लोगों ने, यूएसए ने उन लोगों के नाम और आइडेंटिटीज रिवील कर दिए हैं प्रॉपर, जिन्होंने वहां पे एक एक्सट्रीमिस्ट को मारने के लिए पूरा प्लॉट किया था। आज मैंने उसकी पूरी डिटेल्ड। हाँ। हम्म। हाँ, तो पिछले साल जून 2023 में पूरा डिटेल में पढ़ा है मैंने उसका कोर्ट वाला पूरा वो, कि कब कब क्या क्या किया था। तो उनके पास तो पूरा एविडेंस का ट्रेल है कि कैसे कैसे वो आपस में बात कर रहे थे। और जिस बंदे को उन्होंने हायर किया मारने के लिए, वो अंडर कवर एजेंट था यूएस पुलिस का। इसलिए तो पकड़े गए ना। सारा कुछ मतलब वो ही खुद बना हुआ था कि हाँ वो हूँ, उसको कहते हैं ना कि सुपारी किलर हूँ मैं। उसने ऐसा इंप्रेशन दिया हुआ था कि मुझे पैसे दो मैं मार दूंगा। तो उसको सारा प्लान पता लग गया, 1 महीने तक प्लानिंग चलती रही एंड एवरीथिंग। तो उसने सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया। तो अब देखो क्या बनता है। चलो एनीवे, आज हमने बात करनी है इंडिया रशिया। बिकॉज कोल्ड वॉर के बाद यही एक लॉजिकल सक्सेशन बनता है। इंडिया रशिया रिलेशन में देखो अब कितनी सारी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली यू ऑलरेडी नो। कोल्ड वॉर के टाइम पे कैसा चल रहा था, उसके बाद कैसा चल रहा है, थोड़ा बहुत तो हमें पता ही है। बट आज हम वो सारी जो गैप्स हैं वो फिल करेंगे, वो डिटेल सारी जो डिटेल्स हैं वो फिल इन करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ द टाइज की, हाउ डिड दिस रिलेशनशिप इवॉल्व। तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस से शुरू करें, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टाइम। बताइए क्यों? हम हमेशा आफ्टर 1947 ही शुरू करते हैं कि जैसे यूएस का भी हमने देखा कि आफ्टर 1947 हमने कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कैसी पॉलिटी थी, कैसा मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो यूएस को क्या सिग्नल्स गए। व्हाई वी आर स्टार्टिंग इन रशियाज केस फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टाइम? ओके यस। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो हमने उनकी आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर ली थी, तो मतलब उसकी प्रोसेस उससे पहले शुरू हुआ होगा। तो रशियन रेवोल्यूशन वाज दैट पॉइंट जहां से हम वो चीजें शुरू हुई मानते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में द सोशलिस्ट थॉट जो है वो इंडियन कॉन्शियंस में या इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया आफ्टर द 1917 रशियन रेवोल्यूशन। इसकी कोई एग्जांपल, कुछ विजिबल एग्जांपल, अदर देन द फैक्ट कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड बाद में डाला? हाँ, तो भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया था। सो दैट इज वन एग्जांपल। उसके अलावा सोशलिस्ट इंटरनेशनल जब हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस सोशलिज्म के ऊपर, कम्युनिज्म के ऊपर, तो इंडियन लीडर्स जाते थे अटेंड करने के लिए। तो यहां से हमारी आइडियोलॉजिकल टाइज एक तरह से शुरू होती हैं। सो नाउ इन 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोक्लेम्ड, तो हम इतने फोर साइटेड थे, इतने विजनरीज थे हमारे लीडर्स, कि उन्होंने सोशलिज्म के इविल्स भी तब तक देख लिए थे, कैपिटलिज्म के इविल्स भी देख लिए थे। सोशलिज्म का सबसे बड़ा इविल जो हमें बुरा लगा था, दैट वाज डिक्टेटरशिप ऑफ लेनिन एंड स्टालिन बाय दैट टाइम।
लेनिन का टाइम तो बहुत पहले ही चला गया था 1922 में ही, लेकिन स्टालिन का टाइम वो चल रहा था। सो वी डिड रियलाइज कि भाई इस तरह का मॉडल जिसमें प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल अलाउड नहीं है, इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस। और इंडिया में उस वक्त सरप्राइजिंगली कुछ अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जैसे अभी रतन टाटा की डेथ हुई है, तो रतन टाटा के फादर थे JRD टाटा, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एट दैट टाइम। और उससे पहले उनके जो फादर थे जमशेद, मतलब आई थिंक JRD टाटा वॉज नॉट द फादर ऑफ रतन टाटा, है ना, अंकल ऑफ रतन टाटा। तो उससे पहले जो उनसे पहले थे जमशेद जी टाटा, तो इन सभी लोगों ने बहुत रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, ये एक टर्म है जो आजकल चल रही है, रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। जैसे रतन टाटा जाने जाते हैं ना बहुत ज्यादा फिलेंथ्रॉपी के लिए, कि इतना ज्यादा उन्होंने दान कर दिया था, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, कि आप सोसाइटी से इतना कमाओ लेकिन उससे भी ज्यादा उनको वापस कर दो, या बहुत ज्यादा उनको वापस कर दो। अगर सभी ऐसा करने लग जाए तो क्या ही बात है, बट एनीवे। तो हमारी 1900s वाला टाइम अंटिल इंडिपेंडेंस, कुछ ऐसे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को फंड किया था, जिसमें बिरलास भी आते हैं, टाटास भी आते हैं। तो आज हम उनको कितनी भी गालियां निकाल लें, टाटा बिरला जो भी बोल लें, बट दे प्लेड अ रोल। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने फंडिंग की थी फ्रीडम मूवमेंट की, तो हम उन्हें भी एंटेगनाइज नहीं करना चाहते थे। और ऑलरेडी जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो, इकोनॉमी में हम इंडियन इकोनॉमी का जब एवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, तो 1940s वाला टाइम था जब इंडस्ट्रियलिस्ट ऑर्गेनाइज होने शुरू हो गए थे। जैसे बॉम्बे प्लान आया था 1946 में, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का आइडिया था कि अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हम अगर सोशलिज्म को 100% अडॉप्ट कर देंगे, दिस विल नॉट सेंड अ गुड मैसेज। तो इसलिए हमें प्रोग्रेस के लिए इनोवेशन भी चाहिए, प्राइवेट कैपिटल भी चाहिए, तो हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। दैट वाज द आइडिया, एंड दैट्स हाउ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल केम इनटू बीइंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सोशलिज्म अडॉप्ट जरूर किया, बट इसको कहेंगे हम इनडायरेक्टली, सॉर्ट ऑफ। कहीं लिखा तो नहीं हुआ सोशलिज्म, बाद में लिखा है वो तो हमने प्रीएम्बल में, वो तो इंदिरा गांधी के टाइम पे हमने 42nd अमेंडमेंट से लिखा सोशलिस्ट सेक्युलर, बट सोशलिज्म वाज इम्प्लाइड इन सो मेनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारा सोशलिज्म से मतलब वेलफेयर से था, ना कि सरकार हर चीज ओन करे। सरकार वेलफेयर करेगी, ये चीज हमने सोशलिज्म से उठा ली। और कैपिटलिज्म के भी इविल्स हम तब तक देख चुके थे, 1930 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हम देख चुके थे, एंड वी हैड एन आइडिया कि भाई ये मॉडल हम तो पहले ही बिल्कुल ही नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड अ क्रैश लाइक यूएस। तो हमने पूरी तरह कैपिटलिज्म भी अडॉप्ट नहीं किया, एंड हेंस वी एंडेड अप अडॉप्टिंग अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। तो कैपिटलिज्म को भी हमने पार्टली अडॉप्ट किया। Now this did not make Russian leadership happy. Russian leadership was not happy with it. जैसे हमने मिक्स्ड सिग्नल यूएसए को सेंड किया, वैसा ही मिक्स्ड सिग्नल यूएसएसआर को या रशिया को भी गया उस टाइम पे। So it was not a good start vis-a-vis the relations. Now until 1953, Stalin was the ruler. तो स्टालिन जो था ये इंडिया से खुश नहीं था, बिकॉज अभी कोल्ड वॉर का टाइम जस्ट शुरू ही हो रहा था। सो स्टालिन वाज लाइक कि यू पिक अ साइड, डीकोलोनाइजेशन हो रही है, जो कंट्री डीकोलोनाइज हो रही है, इट शुड पिक अ साइड। और इंडिया ने अभी से नॉन अलाइनमेंट की बातें करनी शुरू कर दी थी। सो स्टालिन वाज नॉट हैप्पी। तो जब तक स्टालिन रहा, देयर वाज नो ब्रेक थ्रू इन इंडिया रशिया टाइज। लेकिन इसके बाद the next leader of Russia was बोरिस येल्त्सिन, निकिता क्रुश्चेव। इनके टाइम में चीजें थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई। बोरिस येल्त्सिन, निकिता वैसे नाम है बट है ये मैन ही है, ये मेल है, फीमेल नहीं है। तो ये रशिया में थोड़े ऐसे ऐसे नाम होते हैं। बोरिस येल्त्सिन, निकिता क्रुश्चेव, इनके टाइम पे रिलेशंस इंप्रूव होने शुरू हुए, बट अंटिल देन, अंटिल 1950s देयर वर मिक्स्ड सिग्नल्स। 1955 में नाम बांडुंग कॉन्फ्रेंस, सो दिस डाउनग्रेडेड द टाइज, क्योंकि रशिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। यूएसए के लिए नाम का बनना एक बहुत नेगेटिव बात नहीं थी,
क्योंकि उनको ये था कि चलो हमारे कैंप में नहीं, उनके कैंप में नहीं। बट रशिया ने इस चीज़ को ऐसे देखा कि ये तो कैपिटलिस्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो प्रॉक्सी ऑफ समथिंग, कि ये एक्चुअली जाना तो कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं, तो रशिया सॉ इट दैट वे कि ये तो प्रॉक्सी ऑफ कैपिटलिज्म है भाई, तो इसलिए ये एक थर्ड ब्लॉक अलग से बना रहे हैं। सो दिस हेल्प्ड इन डाउनग्रेडिंग द टाइज, नाम एक्चुअली। उसके बाद कुछ एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए बहुत क्विकली इन 1950s इटसेल्फ, जिससे कि रशिया को यकीन हो गया कि भाई इंडिया जो है वो काम की कंट्री है हमारे लिए। टेल मी एग्जांपल्स, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसको रशिया ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि ये तो हमारे काम की कंट्री है कोल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट वाज स्वेज क्राइसिस। स्वेज क्राइसिस में हम प्रो इजिप्ट थे, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो हम नाम की वजह से थे, बट वी वर एंटी ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो रशिया को इस बात का यकीन हो गया कि वे वेस्टर्न कैंप में तो नहीं है इंडिया, नहीं तो इतना वॉसिफरसली अपोज नहीं करता। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग विच रशिया इंटरप्रेटेड एज कि भाई इंडिया जो है वो एटलीस्ट प्रो वेस्ट तो नहीं है। दूसरा, जब कोरियन वॉर चल रही थी 1950 से 1953 वाली, इन द कोरियन वॉर, जिसे हम एक कोल्ड वॉर का हॉटस्पॉट भी मानते हैं, तो लेट अस से दिस इज द कोरियन पेनिनसुला लाइक दिस, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, दिस इज 38th पैरेलल। अब नॉर्थ कोरिया की हेल्प कर रहे थे चाइना एंड यूएसएसआर, ठीक। यूएस साउथ की हेल्प कर रहे थे यूएस एंड यूएन। अब हुआ ये कि एक बार डीमिलिटराइज जोन घोषित हो गया कि ये 38th पैरेलल जो है दिस इज गोइंग टू बी डीमिलिटराइज जोन, कोई उसको ब्रीच नहीं करेगा। लेकिन यूएन में इस चीज की कोशिशें होने लगी कि वी शुड ब्रीच द 38th पैरेलल, लेट्स गो नॉर्थ, क्योंकि यूएन यहाँ है, यूएन इज इन द फेवर ऑफ साउथ कोरिया एट दिस टाइम। तो इंडिया ने उस चीज को बहुत ज्यादा अपोज किया था। इंडिया का ये स्टैंड रहा है हमेशा, और आप लोग इसको समझोगे भी अफगानिस्तान में भी और भी कहीं जगह पे, कि जिन लोगों के बारे में डिसीजन हो रहा है उन लोगों के अकॉर्डिंग वो डिसीजन होना चाहिए। जैसे कि हमारी अफगानिस्तान के ऊपर ये पॉलिसी है कि एनी सॉल्यूशन इन अफगानिस्तान शुड बी अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड। तो चाहे वहां यूएन चला जाए हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, यूएस चला जाए हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अफगानिस्तान के लोग जो चुनेंगे वो उनके लिए ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी का जो आइडियल प्रिंसिपल है हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमने कहा यार कि यूएन अगर सीज फायर हो गया है तो नॉर्थ के लोगों को नॉर्थ में रहना पसंद है, साउथ के लोगों को साउथ में रहना है, भी तुम उसकी फेवर नहीं कर रहे तो इसकी भी मत करो। सो इंडिया वेरी वेहेमेंटली अपोज्ड कि यूएन जो है वो अब डीमिलिटराइज्ड जोन को ब्रीच करके नॉर्थ की तरफ जाए। तो अब यूएसएसआर था नॉर्थ की फेवर में, तो उसे लगा कि इंडिया भी नॉर्थ की फेवर में है, कि नॉर्थ को बचा लिया एक तरह से इंडिया ने। सो इंडियाज ऑपोजिशन टू यूएन्स प्लान ऑफ breaching 38th parallel, it was seen as a favorable move by USSR, कि हमारे एलाई को ब्रीच होने से इंडिया ने बचा लिया। मतलब नॉट एग्जैक्टली इंडिया ने बचा लिया, बट इंडिया वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज जिन्होंने वहां पे जनरल असेंबली में इस बात को बहुत ज्यादा उठाया। एंड देन द थर्ड थिंग, शुरू में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर्स थे? 4। बाद में कौन सा बना? चाइना। सो इंडिया वाज वन ऑफ द प्रपोजर्स कि चाइना को बना लो, एंड चाइना वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो रशिया खुश हो गया उससे। सो चाइनाज परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इट वाज सपोर्टेड बाय इंडिया। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है अमंग अदर थिंग्स,
कि हम कश्मीर मुद्दे को यूएन क्यों ले गए, हमने सीज फायर क्यों डिक्लेयर करवा लिया, दोज आर ऑल्सो मिस्टेक्स। बट ये सारी मिस्टेक्स हमें हाइंडसाइट में नजर आती हैं। आज हमें पता है कि ये मिस्टेक्स थी। उस टाइम पे पूरी दुनिया ने अपना फेथ यूनाइटेड नेशंस में पोज किया कि भाई हम मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो हमारा फेथ इतना था यूएन में कि कोई भी झगड़ा हो जाए तो हम मिलके यूएन के पास चले गए। अब यूएन ने उसको सही से सॉल्व नहीं कराया, ये यूएन की कमी थी। उसके बाद हम दोबारा नहीं गए ना फिर यूएन के पास। दोबारा कब गए हम यूएन के पास? उसके बाद हमने लड़के सॉल्व कर लिया। अगर 1965 वाली वॉर, चलो ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे, 1962 वॉर भी हम हारे, बट चाइना बैक ट्रैक कर गया किसी रीजन की वजह से। इसलिए हमने उसी टाइम सीख लिया कि ना तो अब हमें किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहना है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए, और ना ही अब हमें कोई झगड़ा लेके यूएन के पास जाना है, क्योंकि हमारा नुकसान ही होता है। तो हमने 62 वॉर के जस्ट बाद मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दी थी। द रीज़न कि 1965 वाली पाकिस्तान वॉर हम अच्छे से जीते, और उस टाइम तक यूएसएसआर ने भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये लेसन हम बाद में सीखे। वो तो होता है ना कि गलती होने के बाद सभी सियाने होते हैं, वो वाली चीज़ होती है। तो वो पहली गलती थी, बट दैट वाज अ रियली कॉस्टली मिस्टेक। आज तक पीओके पाकिस्तान के पास ही है। अगर उस टाइम हमने पूरा जोर लगा दिया होता, यूएन नहीं जाते, तो पीओके आज इंडिया में होता। बट ये हम आज कह सकते हैं, उस टाइम पे पहला मौका तो देना ही था यूएन को कि ठीक है ग्लोबल पीस के लिए बनी है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके पास चलते हैं। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि यू गो टू द, जिसको कहते हैं ना कि मेंटेन द स्टेटस को एंटी, ये एक वर्ड होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये एक सबसे एक्सेप्टेबल पोजीशन होती है, स्टेटस को एंटी। स्टेटस को एंटी का मतलब होता है कि जब झगड़ा शुरू हुआ उससे जस्ट पहले क्या पोजीशन थी। आज इंडिया चाहता है कि जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसमें स्टेटस को एंटी रिस्टोर हो, और इसका उल्टा क्या होता है? स्टेटस को जो अब है, चाइना चाहता है स्टेटस को मेंटेन किया जाए, क्योंकि चाइना ऑलरेडी थोड़ा एनक्रोच कर चुका है नो मैन्स लैंड में। फर्स्ट वाली टर्म का मतलब है कि अगर दो कंट्रीज में झगड़ा हो गया है, तो अगर वो किसी थर्ड बॉडी के पास जाते हैं, किसी कोर्ट में या यूएन में, तो उनका ये दायित्व बनता है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पहला ऑर्डर ये दें कि भाई फर्स्ट बोथ ऑफ यू मेंटेन द स्टेटस को एंटी, यानी कि हमारे पास आने से पहले, झगड़ा शुरू होने से पहले जिसकी जो जो पोजीशन थी पहले वहां वापस चले जाओ, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन यूएन ने ये दूसरा तरीका अपनाया जो कि बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। दूसरा तरीका होता है कि अभी जहां पर हो वहीं रुक जाओ, बस दैट बिकम्स द सीज फायर लाइन, जिसे आज हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, विच इज रॉन्ग। अगर उस टाइम यूएन ने कह दिया होता कि झगड़ा शुरू होने से पहले वाली पोजीशन पे चले जाओ, पाकिस्तान को वापस जाना पड़ता पूरा पीओके खाली करके, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। सो दिस शुक आवर फेथ इन यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद हम कभी नहीं गए। उसके बाद हमने रशिया की हेल्प ले ली कि भाई जो होता है, आज हमें इस चीज़ की इतनी क्लैरिटी है, गलतियां करके बंदा सीखता है, आज हमें इस चीज़ की इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है कि अगर कभी भी गॉड फॉरबिड वॉर हो जाती है हमारी, तो हमें पता है कि उसी वक्त हमने जो ले लिया वो ले लिया, बाद में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। यूएन हैज ऑलरेडी बिकम सच अ रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कल लिखा है आप लोगों ने आंसर, यूएन हैज बिकम एन इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। कुछ हमारे अगेंस्ट आने लगेगा तो रशिया है हमारा दोस्त, कर लेगा वीटो। लेकिन अगर वॉर होती है ऑन द ग्राउंड, तो उसी वक्त लड़के जो लेना है ले लो, जो उस वक्त हो गया वो हो गया। मतलब इट इज एक्चुअली मसल पावर वर्किंग, इट इज एक्चुअली मिलिट्री पावर ऑन द वर्क। यूएन एक इतनी इफेक्टिव बॉडी अगर होती तो फिर तो बात ही क्या थी, बट नहीं है। सो दैट इज द आयरनी। तो इन तीन रीजंस की वजह से अचानक से टिल्ट जो है रशिया का वो इंडिया के फेवर में हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है वो कम्युनिस्ट है, चाइना कम्युनिस्ट है, इंडिया ने एक तरह से दोनों को सपोर्ट कर दिया, जबकि एक्चुअली इंडिया इज नॉट डूइंग दैट। आप ध्यान से अगर देखोगे, इंडिया इज नॉट प्रो कम्युनिस्ट हियर। इंडिया ने ये चीज इसलिए की क्योंकि इंडिया प्रो डेमोक्रेसी है। तो इंडिया ने बोला कि यार सीज फायर डिक्लेयर किया है, तो अगर यूएन ये कह रहा होता, अगर लेटस से यहाँ पे यूएसएसआर ये कह रहा होता कि लेटस ब्रीच द 38th पैरेलल, गो टू द साउथ, तो भी इंडिया ने अपोज करना था। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंडिया वाज नॉट टेकिंग यूएसएसआर साइड, इंडिया वाज प्रो डेमोक्रेसी। कोरियन पेनिनसुला में रहने वाले लोग डिसाइड करें कि उनको किसका रूल चाहिए। यूएन ये डिसाइड ना करे, यूएस ये डिसाइड ना करे, यूएसएसआर ये डिसाइड ना करे। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा यूएसएसआर वाले फेवर में चला गया डिसीजन, इसलिए उन्होंने इसको ऐसे परसीव कर लिया। गुड फॉर अस।
और चाइना को प्रमोट करने का रीजन यूएनएससी में अगेन वाज नॉट कि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, इट वाज व्हाट वाज द रीजन कि हमने चाइना का क्या हमारे ठीक है कि ये रीजन बहुत बढ़िया, हिंदी चीनी भाई भाई वाला चल रहा था उस टाइम। दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, वेरी गुड। एक और है जो आज हम अपना रीजन बताते हैं, पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बहुत बाद में बढ़नी शुरू हुई है, चाइना शुरू से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में था। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि आज हमारी और चाइना की पॉपुलेशन समवट बराबर है, अभी 2023 में ही हमने उन्हें पीछे छोड़ा है, तो मतलब 1-1.5 करोड़ का ही फर्क है। अभी हम 142 करोड़ पे हैं, वो 141 करोड़ के आसपास हैं। तो ये तब है जब चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म 1970 में अप्लाई कर दिया था, यानी कि पिछले 50, और चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म मतलब वन चाइल्ड नॉर्म मतलब व्हाट द एक्सटेंट टू विच दे कैन गो, अगर आपको दूसरा बच्चा हो जाता है यू हैव नो आइडिया, मार देते हैं वो। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेकंड बॉर्न चिल्ड्रन किल्ड इन चाइना। कम्युनिस्ट है, डिक्टेटर है, वो कुछ भी कर देते हैं, वो डेमोक्रेसी थोड़ी है। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं हम दो हमारे दो, तीसरा बच्चा भी हो जाए तो क्या होता है, मार देते हैं क्या सरकार? नो, बहुत सारी सॉफ्ट मेजर्स करते हैं हम। सॉफ्ट मेजर्स का मतलब कि लेट अस से बाय लॉ अगर आपको मैटरनिटी लीव अवेलेबल है तो 2 बच्चों तक ही अवेलेबल है, तीसरा बच्चा हो जाए तो मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, फिर विदाउट पे लीव लो। तो बंदे को डिसइंसेंटिवाइज करना, बट ऐसे नहीं कि मार देंगे या कुछ ऐसा, नहीं नहीं, फाइनेंशियली मे बी कि गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट 2 बच्चों तक मिलेगा, तीसरे को नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन चाइना तो चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म 50 साल से लगाया हुआ है, तब उनकी जाके पॉपुलेशन उतनी है, तो आप सोचो कि उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी 1950s में। सो इट वाज नॉट कंपेरेबल टू इंडिया। जस्ट द फैक्ट कि आज इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बराबर है, मतलब ये नहीं कि शुरू से बराबर चली आई है। चाइना हमसे बहुत ज़्यादा पॉपुलस था इन द 1950s एंड 60s, द रीज़न दे इम्प्लीमेंटेड सेकेंड वन चाइल्ड नॉर्म। तो हमें लगा कि ये पॉपुलस कंट्री है, ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, इनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं और ये एशिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगेन प्रो डेमोक्रेसी होते हुए हमने चाइना का कैंडिडेचर आगे रखा कि हमारी बारी भी आ जाएगी, क्योंकि यूएन, हमें थोड़ी पता था कि आगे चल के ऐसा यू कैन से रिजिड बॉडी बन जाएगी कि रिफॉर्म ही नहीं होने पे आएगा। वी डिड नॉट नो इट। हमें लगा कि ठीक है यूएन चार्टर में लिखा तो हुआ है कि नए मेंबर कैसे ऐड होंगे, बट वी डिड नॉट रीड बिटवीन द लाइन्स। प्रोसीजर देखा कितना डिफिकल्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म का, वी डिड नॉट रीड बिटवीन द लाइन्स। हमें लगा कि हाँ हो जाएगा, उसमें क्या, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल बॉडी, बट इट इज़ नॉट। तो हमने चाइना का कैंडिडेचर आगे रखा। आज इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली हम परसीव करते हैं, और कुछ हद तक मतलब अगेन गलती से सीखने वाली बात है। आज अगर हमें मौका मिले तो क्या हम किसी दूसरी कंट्री का कैंडिडेचर आगे रखेंगे? नो। सो दिस इज लेसन्स लर्नड फ्रॉम द पास्ट। ठीक। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस प्रो यूएस, हाँ जी, आज भी यही सिचुएशन है। यस, आज भी यही सिचुएशन है, बिल्कुल यही सिचुएशन है। इनफैक्ट द रीजन वाई नॉर्थ कोरिया हैज न्यूक्लियर वेपन्स इज ऑल्सो चाइना। चाइना ने दिया उनको न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसा माना जाता है। ठीक। तो ये 1950s में हो रहा है सब। 1956 में स्वेज क्राइसिस हुआ, 53 में कोरियन वॉर हुई, ये स्टालिन के डेथ के जस्ट बाद होने वाले इवेंट्स हैं। चाइना यूएनएससी में गया अगेन मिड 1950s में, ये सब कुछ हो रहा है। सो दिस सडनली चेंज द टिल्ट टूवर्ड्स प्रो रशिया। ठीक है जी। उसके बाद अब रशिया ने इंडिया को, इंडिया के बारे में एक परसेप्शन बना ली कि हाँ ठीक है ये थोड़े हमारे टाइप के लग रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली नॉट प्रो वेस्ट, दे आर एब्सोल्युटली नॉट एंटी रशिया। तो दे मेड दिस काइंड ऑफ परसेप्शन। नाउ नेक्स्ट मेजर इवेंट केम द वॉर ऑफ 1962, इंडिया चाइना। इनफैक्ट इससे पहले एक और छोटा सा इवेंट, 1959 दलाई लामा
expelled from Tibet. अब ये दो ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें आप सोच के देखो कि रशिया का क्या स्टांस रहा होगा, क्योंकि वो प्रो चाइना थे उस टाइम पे, तो उनका स्टांस था सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलिटी का, कि ये आपस में इनको करने दो जो भी कर रहे हैं, और वैसे भी देवर बिजी विद द कोल्ड वॉर, हम उनके अलाई थे नहीं, सो देवर लाइक कि लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। तो एक जगह हमने चाइना को एक तरह से मात दे दी कि दलाई लामा को हमने असाइलम दे दिया, और अपने साथ 20-25 हज़ार लोग लेके आए थे दलाई लामा, वी गेव देम असाइलम। तो पूरी दुनिया में एक तरह से चाइना की इमेज खराब हो गई कि भाई ये एंटी, यू कैन से डेमोक्रेसी है, ये अथॉरिटेरियन है, और सबको पता है कि दलाई लामा जो है वो इज लाइक महात्मा गांधी, तो कि भाई ये वायलेंस तो कर नहीं सकते, तो ये बेचारे यहाँ से गए हैं, तो देखो इंडिया ने इनको असाइलम दिया। सो दिस चेंज द परसेप्शन अगेंस्ट चाइना, विच बिकेम वन ऑफ द रीजन्स फॉर 1962 वॉर। जब हम इंडो चाइना करेंगे पूरे डिटेल में तब हम देखेंगे इट वॉज वन ऑफ द रीजन्स, नॉट द ओनली रीजन, और भी बड़े सारे रीजन थे इस वॉर के। अब जब चाइना वॉर हुई तो अगेन यूएसएसआर डिड नॉट सपोर्ट अस बट डिड नॉट अपोज अस ऑल्सो। चाइना को भी सपोर्ट अपोज नहीं किया उन्होंने, बट दे वर प्रो चाइना एट दैट टाइम। अब जब ये वॉर खत्म हो गई उसके बाद इंडो रशिया रिलेशंस प्रॉपर चलने शुरू हुए। अब इसके बाद क्या हुआ, रशिया स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिया फॉर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, और यू कैन से डिफेंस कैपेबिलिटीज। उसमें रशिया हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, थैंक्स टू कोल्ड वॉर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान मिलिटरिज्म के ऊपर लगाया था। तो 1962 के बाद ये क्या हो रहा है, 1962 के बाद दे स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिया ऑन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन ऑन मिलिटरिज्म, और वो तब से लेके आज तक चल रहा है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 1965 इंडो पाक वॉर। यहां पे पहली बार इस चीज का टेस्ट होगा। हाँ जी, नहीं कि इन्होंने हमें आर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बी टेस्टेड कि उनके आए हुए आर्म्स से हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसी वॉर के दौरान PL-480 वाला इंसिडेंट हुआ कि यूएसए ने हमें मना कर दिया, तो उन्होंने अपना कंटिजेंट वो भेज दिया, आर्मी कंटिजेंट और नेवल फ्लीट भेज दी, तो हमने यूएसएसआर के साथ यू कैन से उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने अपनी फ्लीट भेज दी। एंड ड्यूरिंग दिस वॉर ड्यू टू सोवियत वेपन्स और ड्यू टू सोवियत सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस वी वर एबल टू डिफीट पाकिस्तान अ लॉट मोर इजीली देन एंटिसिपेटेड। क्योंकि अगर हमें सोवियत वेपन मिल रहे थे तो उनको भी तो यूएस के वेपन्स एंड सपोर्ट सब थी ना, लेकिन डायरेक्टली सिर्फ हम और वो ही लड़े। सो इट वॉज अ फेयर एंड स्क्वेयर वॉर। अगर उनकी तरफ से यूएस आ जाता लड़ने तो फिर वो फेयर थोड़ी होता, तो हमने ये इंश्योर किया। तो 1965 वॉर में हम जीते, एंड वन ऑफ द रीजंस वाज द सपोर्ट ऑफ सोवियत आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब जब ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, नाउ द वेरी नेक्स्ट ईयर 1966 इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शी वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट थॉट, जो कि उनके टेन्योर से हमें पता चलता है। जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि जब इंदिरा गांधी का टाइम आया फ्रॉम 1966 टू 1980s, जब तक वो थी तब तक हमने क्या क्या नेशनलाइज कर दिया था। बैंक्स नेशनलाइज कर दिए थे, कोल माइंस, इंश्योरेंस, बड़ा कुछ। हाँ जी, प्रीवी पर्स अबॉलिश कर दिए थे, काफ़ी कुछ कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल 1969 में हमने बैंक्स नेशनलाइज किए थे। तो यहाँ से बेसिकली the first 2-3 years she took learning how the game works, और 1969 से she started taking major decisions। तो इसी टाइम पे she decided कि भाई रशिया के साथ हमारा अच्छा चल रहा है, so let us sign a treaty with them। But again non aligned movement का member होने की वजह से she held herself back। But then the moment came in 1971 जब बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स होना शुरू हुआ। हमें रियलाइज हुआ कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो उतने ज़्यादा रेफ्यूजीज, मतलब ये ऑफिशियल फिगर है कि इंडिया में 1 करोड़ के करीब रेफ्यूजीज आ गए थे, विच वर मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ
वेस्ट बंगाल, असम, और उस वक्त मेघालय नहीं होता था, असम ही, मेघालय ही असम का ही पार्ट होता था, एंड त्रिपुरा। तो इन एरियाज में बहुत सारे इमिग्रेंट्स आने शुरू हो गए, मोस्टली वेस्ट बंगाल एंड असम में। तो हमने इसको सिक्योरिटी थ्रेट माना और हमने वॉर में खुद को इंक्लूड कर लिया, एंड वी वन दैट वॉर। और उसी साल हमने 1971 में ही यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 20 इयर्स के लिए थी, विच वॉज कोइंसिडेंटली द एज ऑफ यूएसएसआर। इट इज एज इफ वी प्रिडिक्टेड कि बस यूएसएसआर 20 साल ही चलेगा, तो 20 साल के लिए ट्रीटी साइन करेंगे। तो जब ट्रीटी रिलैप्स हुई उसी वक्त यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, लाइक एट द गैप ऑफ 1 or 2 months। तो सच अ कोइंसिडेंस इट इज। तो यूएसएसआर के साथ हमने ये ट्रीटी साइन कर ली, जो कि हमारे लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक डिपार्चर माना जाता है। बट यहाँ तक आते आते डिफेंस में वो हमारी इतनी हेल्प करने लग गए थे और फाइनेंशियली हमारी हेल्प करने लग गए थे, एंड ऑल्सो पाकिस्तान के मुद्दे पे दे स्टार्टेड वीटोइंग द रेजोल्यूशंस मूव्ड अगेंस्ट इंडिया। अब हमने, यूएसए उनकी हेल्प करने आया मिलिटरीली, हमने उसको रिपेल कर दिया रशिया की हेल्प लेके। अब उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा कि चलो फिर यूनाइटेड नेशंस में चलते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में अब जैसे जब ये वॉर चल रही थी इंडो पाक वाली, ये भी और 1971 वाली भी, तो यूएस इंट्रोड्यूस्ड अ रेजोल्यूशन इन सिक्योरिटी काउंसिल कि भाई इंडिया को रोका जाए, इंडिया को रोका जाए। बट हु वीटोड इट? रशिया। तो तब से 1971 वाली ट्रीटी जब हमने साइन की, द बिगेस्ट रीजन वाज कि हमें इंटरनेशनल फोरा पे अब प्रोटेक्शन चाहिए। एंड ऑल्सो इन बिटवीन दिस 1965 वॉर के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन जो साइन हुई थी, वो भी तो यूएसएसआर ने ही मीडिएट कराई थी। सो ताशकंद डिक्लेरेशन, जो कि मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान में साइन हुई थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ, उज्बेकिस्तान वाज एट दैट टाइम अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है जी। तो यहां से वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई, और इसमें थोड़ी मेरिट है कि हमने अपने नॉन अलाइनमेंट क्रेडेंशियल्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज कर दिए थे। वो कैसे पता चलता है? आप दो कन्फ्लिक्ट्स को कंट्रास्ट करके देखिए। एक तरफ हुआ स्वेज क्राइसिस, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो थे, तो हमने उनको पूरा अपोज किया कि भाई आप इजिप्ट में ऐसे कैसे जा रहे हो एंड ऑल दैट। बट एट द सेम टाइम व्हेन सोवियत यूनियन इन्वेडेड हंगरी, we did not oppose it. When Soviet Union invaded Afghanistan, we did not oppose it. तो ये एक तरह से हो गया था क्लियर कि भाई ये बायलैटरल है, और इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ नहीं थी। एंड यू विल सी दिस काइंड ऑफ अ कंसेंसस वेरी रेयरली, कि जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से कोई भी इस चीज के खिलाफ नहीं बोल रहा। सो देयर वाज अ ब्रॉड कंसेंसस कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि हमने यूएन के पास जाके क्या ही हासिल कर लिया। So let us have one country which is a permanent member of UN as a all-time friend, और वो रशिया था। इस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज अग्री थी कि ठीक है, जो भी सरकार पावर में आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे वो दूसरी जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट्स आ रही थी, कोलिशन आ रही थी, सबको ये पता था कि रशिया के साथ हमने रिलेशन खराब नहीं होने देने, बिकॉज दिस इज अवर टिकट टू यूनाइटेड नेशन का बाईपास हमारे लिए रशिया ही है। बाय दिस टाइम इट वॉज क्लियर, एंड हेंस दिस ट्रीटी। अदरवाइज ट्रीटी साइन करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यूएनएससी में वीटो की वजह से ट्रीटी साइन हुई थी, नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ डिफेंस पार्टनरशिप। डिफेंस पार्टनरशिप तो वैसे भी चल सकती है, आप खरीदते रहो उनसे, आप उनको पैसे दे रहे हो, वो आपको इक्विपमेंट दे रहे हैं। बट टू हैव, आप खरीद नहीं सकते वोट को इन अ वे, तो उसके लिए आपको सपोर्ट दिखानी पड़ेगी। और हमने कल देखा था कि एलाइज बना के यूएस और यूएसएसआर को क्या हासिल होता था, वो दिखाते थे कि हमारी आइडियोलॉजी कहाँ तक है। पर हमने उनको क्लियर कर दिया था कि भाई हार्ड पावर वाली चीज़ विल नॉट बी एबल टू डू, कि हमारे भी नाम क्रेडेंशियल्स हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो आपको हम ये सोचो कि हम आपको अपना पोर्ट दे देंगे कोई और समथिंग लाइक दैट, वो नहीं हो पाएगा। बट ओके, वी विल बी सोशलिस्ट, हम अपने प्रीएम्बल को अमेंड करके उसमें सोशलिज्म लिख देंगे, हमारे क्रेडेंशियल्स वैसे ही हैं, आप देख लीजिए, हम सारी चीज़ें ऑलरेडी नेशनलाइज कर रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, बट वी विल नॉट गिव यू हार्ड पावर इन इंडिया।
सो यू सपोर्ट अस इन यूएन एंड वी विल आइडियोलॉजिकली सपोर्ट यू, और हम आपको अपोज नहीं करेंगे। एंड बाय दैट टाइम इंडिया हैड बिकम सो इन्फ्लुएंशियल कि हम यूएन में कुछ बोलते थे वो बात सुनी जाती थी, बिकॉज वी हैड बिकम लाइक नाम के फाउंडर के तौर पे हम जाने जाते थे। तो हमने जब कुछ चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाई, दैट ऑल्सो प्लेड अ रोल, लाइक right? So for example, a case in contrast here is Suez crisis, in which India opposed the West, and on the other hand, USSR invasion of Hungary. I think it was, इसका ईयर देखना पड़ेगा, एंड अफगानिस्तान। ये था 1979। इंडिया डिड नॉट अपोज। हमने किया था ना यूएन, जब हम पढ़ रहे थे कि इंडिया हैज बीन अ नॉन परमानेंट मेंबर 8 टाइम्स। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, उन 15 मेंबर्स में से एक है, और कोई रेजोल्यूशन यूएस रशिया के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ऑफ कोर्स रशिया उसे वीटो कर ही देगा, लेकिन हम एब्सटेन कर जाते थे। दैट हैज हैपेंड। इनफैक्ट दिस हैज हैपेंड 2 years ago एज वेल, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, तो अगेन एक रेजोल्यूशन मूव किया गया कि भाई रशिया के खिलाफ, हमें पता था रशिया वीटो कर लेगा, बट हमने अपनी सपोर्ट दिखानी थी। सो वी वर अ मेंबर एट दैट टाइम, 8th टाइम मेंबर हम बने हुए थे। 2021-2022 2 साल थे हम। तो उस रेजोल्यूशन में हमने पहले हमने अब्सटेन किया, एक बार हमने उनके फेवर में भी वोट किया, रशिया के फेवर में। सो वी हैव डन दैट। तो एक तरह से इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है दैट दिस इज एक्चुअली एन ऑल वेदर रिलेशनशिप। हिलती नहीं है ये रिलेशनशिप जल्दी जल्दी। हमें इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त तरीके से रियलाइजेशन है, और बार बार जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चाहे मनमोहन सिंह हो, वाजपेयी हो, मोदी हो, जब भी कोई बायलैटरल विजिट होती है, वी कीप रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन कि भाई वो टाइम था हमारा जिसमें रशिया ने हमारी हेल्प की थी, वी कैन नेवर फॉरगेट इट। तो वो एक ऐसी इम्प्रिंट है इंडियन साइकी के ऊपर कि जब यूएन भी हमारी हेल्प नहीं करता था, यूएस से तो क्या ही हेल्प करेगा हमारी, तो उस टाइम पे रशिया हेल्प करता था हमारी। एक होता है ना, बुरे टाइम में किसी ने आपकी हेल्प की होती है, उसके बाद वो इंसान जितना भी बुरा हो जाए आपकी नज़रों में वो अच्छा ही रहता है। दिस इज समथिंग हैपनिंग। तो बस ये एक लाइन में है कि आज की डेट में हमारी रिलेशनशिप कैसी है। तो 1971 तक ये चल रहा है। देन कम्स 1974 पोखरण टेस्ट। जैसे ये टेस्ट हमने किया था, सारी वेस्टर्न कंट्रीज हमारे खिलाफ हो गई थी, नॉट यूएसएसआर, not USSR. They did not oppose it, right? So USSR सपोर्ट भी नहीं किया था उन्होंने, बट डिड नॉट अपोज इट। वो बड़ी बात है, they did not oppose it. तो अगेन कंट्रास्ट कितना ज्यादा होना शुरू हो गया यहाँ पे। देन अफगानिस्तान वाली इन्वेजन हुई, इंडिया ने कुछ ज्यादा नहीं बोला। सो अब यहां से लेके 1980s का जो टाइम है और अर्ली 1990s का जो टाइम है, वहां पे कोई खास, जैसे आपने यूएसए के केस में भी देखा होगा कि 80s वाले 10-15 साल का जो टाइम था, इट वाज अ पीरियड ऑफ नॉन एक्टिविटी। उस टाइम पे यूएसएसआर खुद में ही इतना ज्यादा उलझा हुआ था। सो गॉर्बाचेव हैड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर 80s में, और वो अपनी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रॉइका की पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे, और वो बेचारे वहीं फंसे हुए थे कि मैं ये करूं ये ना करूं। सो ही वाज इन अ बैटल ऑफ सेविंग यूएसएसआर, बट एक्चुअली ही एंडेड अप डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। अब यहाँ पे एक सी चेंज आया। यहाँ तक हमें लग रहा है ना कि इंडिया तो बहुत सोशलिस्ट हो रहा है, बहुत प्रो रशिया हो रहा है। सडनली देयर वाज अ शिफ्ट ड्यू टू इंडियाज ओन कंपल्शंस, द एलपीजी रिफॉर्म्स एंड इंडियाज टिल्ट टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। ठीक है जी, प्रो वेस्ट लेट अस से। सो दिस वाज अ सडन शिफ्ट। तो अगर आप देखो
तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात तो हमने अब करनी शुरू की है, लेकिन प्रिंसिपल तो ये शुरू से रहा है। जिस टाइम पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, उस टाइम पे हमने उस कंट्री को सपोर्ट किया है। अगर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी तो हमें उस वक्त जो करना चाहिए था हमने वो किया, चाहे कोई कुछ भी सोचे। जिस टाइम पे हमारी सिक्योरिटी पे बात आ गई थी, उस वक्त हमें जो करना चाहिए था हमने वो किया। सो सम टाइम वी टुक सपोर्ट ऑफ रशिया एंड इट हेल्प्ड अस रियली वेल, एंड सम टाइम वी टुक सपोर्ट ऑफ यूएस एंड इट हेल्प्ड अस रियली वेल। आज हम इकोनॉमिकली जो भी हैं वो इन रिफॉर्म्स की वजह से हैं। आज अगर हम यूएन में सैंक्शन नहीं हो गए हैं, या कश्मीर हमारे पास जितना है उतना तो है एटलीस्ट, इज बिकॉज हमने रशिया का साथ लिया। क्योंकि अगर उन्होंने वो रेजोल्यूशंस वीटो नहीं किए होते तो यूएन की फोर्सेस आ गई होती और कश्मीर को अलग कर देते वो लोग इंडिया से। सो आज इंडिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उन चॉइसेस का नतीजा है। वो होता है ना कि आपकी इमेज कैसी भी बन रही हो, बट एक्चुअली में आपको क्या फायदा हो रहा है आपको वो देखना है। सो इट इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट्स अ कंट्री। सो वी टुक एडवांटेज ऑफ रशिया व्हेन वी वांटेड टू, और ऐसे एडवांटेज लेने वाली भी बात नहीं है, हमने अपना डोमेस्टिक इंटरेस्ट देखा। एंड इसके बाद हमारा टिल्ट अब थोड़ा कैपिटलिस्ट हो जाएगा। और 90s में हमारे कोई बहुत अच्छे रिलेशन या कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं रशिया के साथ, क्योंकि इस टाइम पे रशिया खुद को बिल्ड करने पे लगा हुआ था। 90s वाला टाइम अंटिल 2000, जब तक व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट नहीं बन गया रशिया का, वो 8-9 साल बहुत बुरे थे रशिया के लिए। जैसे वो हमने पढ़ा ही था कि लार्जेस्ट गराज सेल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उसको। तो वो PSUs ऐसे कौड़ियों के भाव बिक रहे थे। इट वॉज द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन फॉर द रशियन इकोनॉमी, डिसइंटीग्रेट होके चुके थे वो। सो उस टाइम पे कोई ऐसा मेजर एक्टिविटी नहीं हुई हमारे बीच में। बट देन इन 2001, अब व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट बने 1 साल ही हुआ है। सो नाउ दे थॉट कि भाई जो 1971 वाली ट्रीटी थी वो तो 91 में एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिला 10 साल से। सो नाउ लेट अस डू दिस इन अ वेरी गुड वे। सो लेट अस साइन अ न्यू ट्रीटी एंड एलिवेट द पार्टनरशिप टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इस ट्रीटी की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी। सो वी एलिवेटेड अवर रिलेशनशिप टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल, यानी कि हम जो भी अब आपस में डिसाइड करेंगे वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होगा। पहले हमने 20 साल की टर्म डिफाइन कर दी थी कि भाई जो भी है अगले 20 साल के लिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप अक्रॉस द डोमेन्स, एनर्जी, साइंस, ट्रेड, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इकोनॉमी, एवरीथिंग। तो हमने टाइज एलिवेट कर दी टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2001। और यही वो टाइम था जब 9/11 अटैक हुए। तो मतलब अब यहाँ पे आके वो सिचुएशन शुरू हो जाती है कि टसल नहीं है कि या तो आप प्रो यूएस हो या आप प्रो रशिया हो, वो अब के बाद कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अब के बाद दोनों के साथ हमारे रिलेशन एक साथ इकट्ठे अच्छे होने शुरू होंगे। एंड ऑल्सो जस्ट बिफोर दिस 1998 पोखरण 2, now West opposed it but USSR did not. The USSR supported us actually. क्योंकि अब तक पार्टनरशिप अच्छी हो चुकी थी। तो USSR सपोर्टेड अस कि ठीक है तुम्हारी अपनी सॉवरेनिटी है, तुमने फुल फ्लेज टेस्ट कर लिया है। बट वेस्ट ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा सारा फर्क पड़ गया था। तो 2001 में हमने इस ट्रीटी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे अपग्रेड कर दिया। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट हो? अब उसके बाद लेट अस से 2024 तक का टाइम कोई बहुत बड़ा मेजर डाउन पॉइंट या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जैसा कुछ नहीं हुआ। जैसे हम इंडो यूएस रिलेशनशिप में कहते हैं कि सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था। नो सच मेजर ब्रेक थ्रू बट नो सच मेजर डाउनफॉल इन द टाइज एज वेल और डाउनग्रेड इन द टाइज एज वेल। लेकिन इतनी कंसिस्टेंटली अगर कोई चीज़ अच्छी होती रहती है देन दिस बिकम्स एन ऑल वेदर पार्टनरशिप। तो इस ट्रीटी के साइन होने के बाद पिछले 20-25 सालों में इंडिया रशिया रिलेशनशिप में इतने अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं इट हैज बिकम एन ऑल वेदर पार्टनरशिप अक्रॉस द डोमेन्स।
राइट, मच लाइक यूएसए, लेकिन यूएसए थोड़ा उनके चेक पॉइंट्स हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना, ह्यूमन राइट वायलेशन, ये वो। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। विद देम द रिलेशनशिप हैज बीन एब्सोल्युटली क्लियर ऑफ एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सबसे पहले बात करें डिफेंस, सीप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सीप्रीज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी हर साल रिपोर्ट आती है जिसमें बताते हैं कि दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स कौन है, टॉप डिफेंस इंपोर्टर्स कौन है। सो टॉप इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। डिफेंस आइटम्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया, दुनिया में इंडिया है। इंडिया के सोर्सेज में नंबर 1 पे है रशिया। देन उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 पे फिर आते हैं फ्रांस, यूएसए वगैरह। तो रशिया हैज रिमेन नंबर 1। तो डिफेंस टाइज में इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर, इंडिया के लिए सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर, हाँ जी। डिस्पाइट, अब बनने लग गया है। पिछले 4 साल में सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन अगेन ये एक तरीका है हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने का। ये एक अनपॉपुलर थ्योरी है जो मैंने आपको चाइना के कंटेक्स्ट में बताया था। तो हम कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं अब, लेकिन हमें ये इनसे रिलेशन ख़राब किए बिना करना है। अदरवाइज कुछ ऐसी बड़ी, कोई ऐसी बड़ी आइटम है नहीं जो हमें रशिया से चाहिए हो। तो डिफेंस चाहिए तो डिफेंस लेते रहते हैं हम यहाँ भी तो बनाएंगे। तो अब तो पिछले 4 साल में एक रिपोर्ट थी कि देयर इज अ 1100% इंक्रीज इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मतलब 2020 में अगर हम 1000 करोड़ के या लेटर से 100 रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे थे, तो अब वो कितने हो गए? 1100%, 11 टाइम्स। कितना हो गया? हाँ जी, 100 का 11 टाइम्स इज 1100, 11 गुना हो गया है। तो अगर हम 10,000 करोड़ के बना रहे तो 1,10,000 करोड़ के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में। और रशिया के साथ ये मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगा कि रशिया और यूएस से डिफेंस पार्टनरशिप में फ़र्क क्या है हमारे साथ। एक मेजर फ़र्क ये है कि रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो जाता है, यूएसए नहीं होता। यूएसए F414 इंजन दे रहा है हमें, तेजस के लिए इंजन दे देगा पूरा, या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। फ्रांस हमें राफेल प्लेन्स दे देगा, लेकिन उन राफेल प्लेन्स को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं देगा। रशिया हमें किसी भी चीज़ की टेक्नोलॉजी दे देता है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हम खुद बना सकते हैं, वो हमें पता है कि कैसे बनती है A to Z, इसलिए हमने पूरी तरह से खुद बनानी शुरू कर दी है और अब एक्सपोर्ट भी करनी शुरू कर दी है। फिलीपींस को सबसे पहले एक्सपोर्ट की थी। सो ये एक मेजर फ़र्क है। तो रशिया के साथ वो ट्रांसपेरेंसी है कि वो कोई चीज़ छुपाते नहीं है, दे हैव दैट काइंड ऑफ ओपननेस, जो कि बहुत बड़ी बात है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डिफेंस पावर है, तो बहुत बड़ी बात है। यूएसए इज़ नॉट ऑफ दैट काइंड। यूएसए कंसील्स कि ये टेक्नोलॉजी हम नहीं देंगे, या ये यहाँ से फुली बिल्ट यूनिट जाएगी, आपको बनाना नहीं सिखाएंगे। दे हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमने बहुत ज़्यादा कुछ करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम ये इस सोच के साथ कर रहे हैं कि पूरी तरह से डिफेंस आइटम इंपोर्ट करनी बंद नहीं करनी हमें, नहीं तो एक बहुत मेजर एरिया ऑफ कोऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो अब हम छोटी मोटी चीज़ें खुद बनानी शुरू कर दी हैं हमने। जैसे अगर आपने पूछा ही है तो एक लिस्ट इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हर 3-4 महीने बाद, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट इज एक्चुअली डिफेंस इंडिजनाइजेशन लिस्ट। इसकी लास्ट न्यूज़ जो मैंने पढ़ी थी मुझे याद आ रही है 2-3 महीने पहले की। इसमें हम क्या करते हैं कि जब कोविड आया तो हमने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जिसमें हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बना सकते हैं पर बस नहीं बनाते थे, कि आ तो रही हैं, क्योंकि कोविड जैसा कुछ हुआ नहीं पिछले 100 सालों में।
तो हमने उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जिनमें से टॉप 5 सेक्टर्स जो निकले उनमें एक डिफेंस भी था कि लेटस, जैसे और कौन कौन से थे, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, है ना, तो ऐसे ही डिफेंस भी था। तो अब डिफेंस में ऐसा नहीं होता कि टैंक है तो वो टैंक ही है, टैंक के अंदर 3000 4000 तरह के इक्विपमेंट लगते हैं, कोई कैमरा है, कोई गन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो हर 3-4 महीने बाद एक नई डिफेंस इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में एक नई पॉजिटिव लिस्ट आती है जिसमें 500-600 छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें इंडिया कहता है कि अब से ये हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। आज तक इस पूरी लिस्ट में 3-4 हज़ार से ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो है वो इंक्लूड किए जा चुके हैं, जिसमें नट बोल्ट्स तक हो सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑर्डिनरी, शायद टाइटेनियम के बने हुए होंगे जो इतने हाई सिक्योरिटी डिफेंस इक्विपमेंट में यूज़ होते होंगे। तो हम धीरे धीरे छोटी चीज़ें जो है वो इंडिजनाइज करते जा रहे हैं। तो अब हमें रशिया से अगर बना के रखनी है और उनसे डिफेंस के आइटम लेते रहना है तो हम बड़ी चीज़ों पे फोकस करेंगे ना। जैसे कि कल मैंने वो लिस्ट सी बनवाई थी ना एक आपसे, मे बी ICBM, अब सरमत जैसी मिसाइल उन्होंने बनाई है। आपको नहीं लगता कि इंडिया की नज़र होगी उस पर, किया हमें भी दे दो एक, ज़रा हमें भी मज़ा आ जाए, सोच के देखो, क्या पता हो रहा हो, हम भी वेट कर रहे हो रशिया यूक्रेन मोमेंट की, कल को चाइना या पाकिस्तान हम पे अटैक करे और हम उनको बताएं कि देखो हम भी सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे इन कोलैबोरेशन विद रशिया, फिर हम टेस्ट फायर करके बताएंगे उनको, यहाँ से मिसाइल फायर करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के पास जाके गिरेगी, एंड देन दे विल रियलाइज कि अच्छा रशिया हैज़ बिन हेल्पिंग देम। हर चीज़ इज़ नॉट आउट इन दी ओपन ना। तो ICBM हो गई, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो गई, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, तो इन चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं हम उनसे, इन चीज़ों को फुली बिल्ड करके मंगा सकते हैं। या ये तो इक्विपमेंट्स इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हर साल एक भी ले लिया अगर हमने तो भी उनके साथ डिफेंस पार्टनरशिप अच्छी खासी चलती रहेगी। तो अब हम इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें, गन्स हो गई, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गई, हेलमेट्स हो गए, टैंक्स, जीप्स हो गई, सब कुछ यहीं पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है हमने काफ़ी हद तक। AK-47 यहाँ मैन्युफैक्चर होती है, जबकि वो फुल्ली रशियन गन है। क्लाशनिकोव, असॉल्ट क्लाशनिकोव एक रशियन बंदा था जिसकी अभी डेथ हुई है पिछले 1-2 साल पहले, 90 साल की उम्र में। तो ही इन्वेंटेड दैट गन जो पूरी दुनिया में इतना ज़बरदस्त जिसका नाम हो गया, असॉल्ट क्लाशनिकोव। तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है पूरी तरह से। इनफैक्ट उसके आगे कितने वर्जन आ गए हैं, AK-47 थी, 56, 103, 203। और इसका मतलब क्या है कि एक गोली में से कितने छर्रे निकलते हैं। दैट इज हाउ लीथल इट इज। इट इज नॉट अबाउट कि वो कितनी गोलियां मार रही है, इट इज अबाउट कि वो गोली जब बाहर निकलती है तो वो क्या बन जाती है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ AK राइफल्स। हम यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो इसलिए कर पाते हैं कि रशिया ने हमसे टेक्नोलॉजी शेयर कर दी कि जाओ यार बना लो। सो वी विल एंश्योर कि अगर रशिया हम पे इतना फेथ कर रहा है तो हम ऐसा भी नहीं कि उनका झोला पूरा ही खाली कर दें कि अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमने सब कुछ तो सिखा दिया आपने। वी विल एंश्योर कि हम उनको भी थोड़ा काम देते रहें ताकि उनकी डिफेंस इतनी ज़बरदस्त इंडस्ट्री जो है वो चलती रहे। और अभी हम डिफेंस में भी नहीं, अभी तो हम क्रूड ऑयल कितना खरीद रहे हैं उनसे। इन द लास्ट 2 years रशिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। जैसे ये ही अगर हम इम्पोर्ट्स में क्रूड ऑयल की बात करें तो नाउ रशिया इज़ द बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया, इवन मोर देन UAE एंड सऊदी एंड इराक। रशिया नंबर 1 पे है आज की डेट में, और वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो विन विन सिचुएशन है। पिछले साल में ही 2023 में, हालांकि वो एनर्जी में बात करेंगे हम, पिछले 1 साल में ही हमने $9 बिलियन बचाए हैं रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके। क्वांटिटी उतनी इंपोर्ट की है जितनी 2022 में की थी, उससे ज़्यादा ही की है, लेकिन इक्विवेलेंट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से या मिडिल ईस्ट से वो सारा ऑयल इंपोर्ट करते तो $9 बिलियन ज़्यादा जाते। कितने होते हैं $9 बिलियन? 72,000 करोड़ इंडिया जैसी कंट्री के लिए। 72,000 करोड़ में भी द एंटायर बजट ऑफ एजुकेशन फॉर 1 ईयर। तो क्यों नहीं बचाएंगे, हम भी डिस्काउंट मिल रहा है, वी विल यूज इट। अब कोई अगर इसको कहे कि भाई यू आर फंडिंग द वॉर इन रशिया यूक्रेन, ये रशिया की तरफ से आप वॉर फंड कर रहे हो, तो कहता रहे। एस जयशंकर से पूछा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डोंट यू थिंक यू आर फंडिंग द वॉर फ्रॉम द रशियन साइड, तो उन्होंने 4-5 सेकंड का पॉज लिया, फिर ऐसे खुजली की यहाँ पे, क्योंकि उस बंदे के पास 40-45 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं क्या जवाब दूँ इसका। तो ही सेड, एक ही लाइन बस, 1 line इज इनफ। तो ही सेड the amount of crude oil that India imports from Russia in
अ फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते में इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ गैस इंपोर्टेड बाय यूरोप फ्रॉम रशिया इन एन आफ्टरनून। तो क्लैपिंग हुई वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आधे तो यूरोपियन जर्नलिस्ट ही थे जो तालियां बजा रहे थे कि अच्छा ये तो हाँ सही बात बोली है, तो भाई तुम गैस लेना बंद कर दो। तुम्हारे यहाँ पे जब सर्दी हो जाती है, सो नाउ इज दैट टाइम, इतनी ठंड हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होती है, यूरोपियन कंट्रीज में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स होते हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे, तो वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जिस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट नेचुरल गैस पावर्ड है, दे आर नॉट कोल पावर्ड, दे आर नेचुरल गैस पावर्ड। तो रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो रशिया से यूरोप को पाइपलाइंस जाती हैं जिनमें नेचुरल गैस जाती है, तो यूरोप नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दे, वो भी तो फंड कर रहा है ना रशिया की वॉर को, रशिया की तरफ से। लेकिन नहीं, वो गैस के बिना नहीं रह सकते, तो हम क्रूड ऑयल के बिना नहीं रह सकते भाई। हर किसी की अपनी अपनी डिमांड है, ठीक है कि नहीं। तो we are importing maximum from Russia and we intend to continue that thing, ठीक। उसके बाद अब डिफेंस में ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, S-400 ट्रायम्फ। क्या है S-400 ट्रायम्फ? ये एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। जैसे इजराइल में आयरन डोम सुना है आपने, कि इनकमिंग मिसाइल थ्रेट को ऑटोमेटिकली शूट करता है, हवा में मार देता है। S-400 is world's most advanced incoming मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि इसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। तो अगर कोई मिसाइल एक पर्टिकुलर एरिया के 400 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ गई है, तो ऑटोमेटिकली ये मिसाइल शूट होती है, उसको हवा में ही उड़ा देती है। इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड इनकमिंग, यू कैन से, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसका जो इक्विवेलेंट यूएस के पास है वो भी आजकल न्यूज में है, उसे हम कहते हैं थार्ड। थार्ड इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। पर ये उतना केपेबल नहीं है जितना ट्रायम्फ S-400 है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हमने शायद, नॉट श्योर, शायद हमने 26 जनवरी की परेड में भी एक बार ये दिखा दिया है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ट्रक के ऊपर लगा होता है, कभी भी डिप्लॉय हो जाता है, इट कैन बी डिप्लॉयड विद इन 5 मिनट्स। और इसे हमने दिल्ली के आसपास डिप्लॉय किया हुआ है राइट नाउ। तो दिल्ली हैज़ एन आयरन कर्टन काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर कभी भी कोई मिसाइल दिल्ली के ऊपर फेंकी जाती है, तो दिल्ली के कैंट एरिया में इस तरह के बहुत सारे ट्रक्स ऑल द टाइम डिप्लॉयड रहते हैं। तो जैसे ही वो मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर आएगी और 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आएगी, ऑटोमेटिकली शॉट्स विल बी फायर्ड। बड़ी बड़ी मिसाइल जिसमें से फायर हो जाएंगी, जो हवा में ही उसको खत्म कर देंगी। सो वी नीडेड दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम। तो हमने ये S-400 उनसे, रशिया से ली है। अब जैसे ही हमने ये ली, तो यूएसए को प्रॉब्लम होनी थी, चाइना को भी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ इट्स काइंड। अब या तो ये ऑफेंसिव हो तो किसी को प्रॉब्लम हो, ये तो डिफेंसिव है, इसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। सरमत से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमें समझ आ सकता है कि यार हमारे यहाँ ना फेंक दे मिसाइल। ये तो मिसाइल से बचने वाला सिस्टम है, तो इसमें ऑफेंड होने का क्या लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने ना, 2017 में बने वो, तो उन्होंने कहा कि भाई रशिया के साथ कोई भी कंट्री डील नहीं करेगी, कोई मेजर डीलिंग नहीं करेगी, कुछ डिफेंस का नहीं खरीदेगी। अब इंडिया का तो सबसे बड़ा इंपोर्टर ही रशिया है। तो यूएस ने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया, काटसा। क्या है काटसा? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू
सैंक्शंस एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब अब अमेरिका पूरी दुनिया को बताएगा कि वो कंट्री किसके साथ डील करे, किसके साथ ना करे। डायरेक्ट अटैक ऑन सॉवरेनिटी। अमेरिका इंडिया को बताएगा कि भाई तुम इस कंट्री के साथ डिफेंस डील साइन कर लो, इसके साथ मत करो। तो कौन है अमेरिका के एडवर्सरीज इस एक्ट के अकॉर्डिंग? रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया। यानी कि अगर कभी कोई आपको पूछे कि भाई आपको कैसे पता कि अमेरिका किन कंट्रीज को एनिमी मानता है, उन्होंने अपने लॉ में लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रूफ होगा कोई और? एक होता है ना कि उनकी तो बस पॉलिसी है जी ऐसी, उनकी तो ये ऐसे है वैसे। उनकी सेनेट और उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया जिसको एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई दीज 4 कंट्रीज आर टू बी अमेरिकाज एडवर्सरीज, और कोई भी अगर इन कंट्रीज से, फिर एक लिस्ट दी हुई है, इस तरह की कोई डील साइन करता है तो वो अमेरिका का भी दुश्मन माना जाएगा, उस पर अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है। सो लेट अस से अब अगर इंडिया रशिया से S-400 मिसाइल ले रहा है तो अमेरिका इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है, भाई तुम क्यों ले रहे हो रशिया से। तो हमारा क्या स्टैंड होगा उस पर? ठीक है, और हमें जरूरत है जस्टिफाई करने की? यू थिंक हमारी मर्जी है? वी आर अ सॉवरेन नेशन, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। यूएसए कैन प्रोसीड विद द सैंक्शंस इफ इट वांट्स टू। और जो हमने कल पढ़ा इंडो यूएस रिलेशन में, आपको लगता है कि जितने अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, कैन दे सैंक्शन इंडिया? दे नीड इंडिया मच मोर देन वी नीड देम। अब हम हैं उनका वो पिवट टू एशिया, जो किसी वक्त पाकिस्तान हुआ करता था। दे कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन पाकिस्तान, इट इज अ टेरर स्टेट। उनके फॉरेक्स रिजर्व, जैसे जयशंकर ने बोला ना, देयर क्रेडिबिलिटी इज श्रिंकिंग फास्टर देन देयर फॉरेक्स रिजर्व्स। यस, जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग फास्टर देन इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स। तो ना उनकी इकोनॉमिक हालत अच्छी है, ना उनकी पॉलिटिकल हालत अच्छी है। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो आते ही बाकी सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को या तो जेल में डाल देता है या वो भाग जाते हैं देश से बाहर। ऐसी सी हालत चल रही है वहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स दे हैव टेररिज्म। आफ्टर ओसामा बिन लादेन नो वन कैन ट्रस्ट देम। सारे टेररिस्ट वहाँ से ऑपरेट करते हैं, अलकायदा के एंड ऑल। सो इंडिया इज दैट पिवट। तो अब अगर इंडिया ने यूएसए ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिए तो इंडिया क्या करेगा? क्वाड छोड़ देगा, I2U2 छोड़ देगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप छोड़ देगा। तो यूएसए के पास और कोई बड़ी कंट्री नहीं है इस रीजन में जिस पे वो रिलाई कर सके। तो इतना बड़ा एलाई यूएस नहीं खोना चाहता, इसलिए यूएसए ने बहुत ही बड़े दिल से यू कैन से डिक्लेयर किया कि वी क्रिएट अ वेवर फॉर इंडिया, कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। अब जब इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया को वेवर मिल गया, तो और 2-3 ऐसी कंट्रीज जिनके यूएसए से रिलेशन अच्छे हैं, उन्होंने भी फिर पहल कर ली कि चलो फिर बिल्ली के गले में बैल तो बांध ही दी है, अब हम भी बढ़ जाते हैं आगे, विच इंक्लूड्स वियतनाम एज वेल एज इंडोनेशिया। इनकी भी किसी की रशिया के साथ, किसी की ईरान के साथ, किसी की नॉर्थ कोरिया के साथ कोई ना कोई डिफेंस डील या कोई ट्रेड या कोई इकोनॉमिक पार्टनरशिप चल रही थी। दे वर ऑल्सो अंडर द थ्रेट ऑफ सैंक्शंस। लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया को वेवर मिल गया, हमें भी मिल जाएगा, मिल गया। सो इंडिया, मतलब जो हमने एक बार किया था ना कि इंडिया इज एक्टिंग एज अ लीडर इन कोविड वैक्सीन, ये वो वेवर में भी इंडिया लीडर है भाई, तो नहीं लगा सकते वो हमारे ऊपर सैंक्शन। हाँ, पर एक चीज हमने यहाँ पे ये जरूर कही कि भाई ये डील हमने एक्ट पास होने से पहले साइन कर ली थी, 2016 के आसपास साइन कर ली थी। एक्ट काटसा जो है वो बाद में आया, तो अब हम डील पे बैक ट्रैक नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज थी, कांग्रेस वगैरह, इन्होंने बहुत बोला बीजेपी को, एंड वेरी राइटली सो, कि भाई आप अपनी पोजीशन वीक क्यों कर रहे हो? आप बोलो कि चाहे एक्ट पहले आया होता चाहे बाद में आया होता, हमने तो जो करना है सो करना ही है। तो हमें बाद में वो रियलाइज हुआ। उसके बाद हमने बहुत सारी डील साइन कर ली रशिया से कि लो हम तो बाद में भी करेंगे। अब बोलो, स्टिल वी हैव नॉट बीन सैंक्शनड, राइट? तो काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कोई भी कंट्री इन चारों के साथ डील करेगी तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा देगा। पहले हमने ये बातें बहुत मानी है, पहले मतलब 2005 से लेके 2013 तक हमने ये बातें बहुत मानी है, 2012 तक, 12-13 तक, क्योंकि उस वक्त ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पे नेगोशिएशन चल रही थी यूएसए की।
जब हम वेस्ट एशिया करेंगे तो उसमें हम ये डिटेल में करेंगे। ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर नेगोशिएशन चल रही थी, वो फेल हो जाती थी, तो जब जैसे ही वो फेल होती थी यूएसए फिर सैंक्शन लगा देता था ईरान के ऊपर। तो इंडिया ने ईरान से बहुत बार ऑयल इंपोर्ट कम किया है यूएसए के कहने पे। यूएसए कहता था कि भाई तुम ईरान से मत मंगाओ यार ऑयल, हम कम कर देते थे। उस चक्कर में हमने यूएई से बहुत मंगाना शुरू कर दिया, सऊदी से बहुत मंगाना शुरू कर दिया, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन हो गए हमारे। बट इंडिया ने हर बार वो बात मानी है कि यूएसए ने बोल दिया और हमने ईरान से ऑयल कम कर दिया। अब हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो हमारा वो जो कहते हैं ना कि झिझक खुल गई है। अब हमें पता चल गया कि लगा लो फिर अब सैंक्शन, हम तो S-400 भी लेंगे, हम तो ब्रह्मोस मिसाइल का फॉर्मूला भी लेंगे, हम सब कुछ लेंगे। सो नाउ दैट इज नो लॉन्गर द केस। तो ये तो बात हुई डिफेंस की। देन एनर्जी। नाउ इन एनर्जी रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट natural gas, you can say, supplier, and 10th largest coal reserves इसके पास है। इंडिया के INDCs हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसमें हमने देखा कि हम कह रहे हैं कि 45% जीडीपी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम कम करेंगे, रिन्यूएबल बढ़ाएंगे। बट उससे ये इम्प्लाई होता है कि हम अभी भी नए कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाएंगे, अभी भी हम नेचुरल गैस बेस्ड जो है वो चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे नेचुरल गैस इंडिया में कहाँ यूज़ होती है? कोल तो हम सब ने देखा है, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। नेचुरल गैस हम यूज़ करते हैं क्या? बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में CNG वो अलग चीज़ है। CNG इज नॉट द सेम थिंग। नेचुरल गैस अलग होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अलग होती है। नेचुरल गैस बिजली बनाने के लिए यूज़ की जा सकती है, बट हम ज़्यादा नहीं करते यूज़, क्योंकि हमारे आसपास कहीं मिलते नहीं है और हमारे पास उतने सोर्सेज नहीं है। रशिया में बहुत मिलती है, तो एक बड़ा अच्छा तरीका तो ये हो सकता है कि रशिया से पाइपलाइन आ जाए यहाँ तक, बट कितना मुश्किल है, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए फिजिबल नहीं है। जितनी कम इंडिया में यूज़ करते हैं वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम नेचुरल गैस। फर्टिलाइजर्स में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं मोस्टली नेचुरल गैस के थ्रू होते हैं। लेकिन कोल तो वी कैन यूज़, कोल तो बहुत कंज्यूम होता है इंडिया में, और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल, पर वो भी इनफ नहीं है। तो हम ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगाते हैं, तो हम रशिया से भी तो मंगा सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल आ सकता है तो कोल भी आ सकता है। लेकिन कोल और क्रूड ऑयल में एक बहुत बड़ा फर्क है। कोल बहुत सस्ता होता है, उससे महंगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन पड़ जाती है। क्रूड ऑयल के केस में ऐसा नहीं है, और क्रूड ऑयल के केस में ना जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है वो बहुत इवॉल्व्ड है। टैंकर्स का नेटवर्क बना हुआ है पूरी दुनिया में, और वो टैंकर्स दे आर लाइक मिनी सिटीज। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले, कभी किसी कोस्टल स्टेट पे जाओ, आप अगर कोई ऑयल का टैंकर देख लो तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा शहर चला आ रहा है हमारी तरफ। द शिप इज सो ह्यूज। हाँ जी, अच्छा देखा हुआ है। इट इज सो ह्यूज कि आई हैव नो वर्ड्स टू से इट। इट इज लाइक कि उसके अंदर जितना एरिया में तेल भरा होता है ना, इट इज़ लाइक कि अगर आप उसके अंदर लाइट्स लगा दो ऐसे रूम की तरह, सो इट विल लुक लाइक अ ह्यूज हॉल ऑफ अ पैलेस। जैसे पैलेसेस में वो बड़े बड़े हॉल बने होते हैं ना, मैरिज पैलेसेस में, वो भी बहुत छोटे हैं। उसके अंदर वैसे से कई सारे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिनमें क्रूड ऑयल भरा जाता है। मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल वन टैंकर कैन टेक। तो उसका एक मैकेनिज्म बना हुआ है पूरी दुनिया में, और उसका कारण यह है कि क्रूड ऑयल सबको चाहिए, लेकिन कोल सबको नहीं चाहिए। कोल सिलेक्टिव कंट्रीज में उस तरह के सिस्टम्स हैं, जैसे इंडिया में सिस्टम है कि हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स का नेटवर्क है। तो कोल को ट्रांसपोर्ट करने का इतना एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है। या तो उसका तरीका ये हो कि रास्ता छोटा हो जाए किसी तरह। रास्ता छोटा कैसे हो जाए? रशिया से अगर आपको इंडिया आना है तो क्या तरीका है? वैसे भी वेस्टर्न साइड से ही आना पड़ता है, ईस्ट वाली साइड में उनके कोल माइंस है नहीं, तो वेस्टर्न साइड से कैसे आओगे? लेट अस से ये रशिया है, ये यूरोप है, तो यहां से पूरा यूरोप ऊपर घूम के जिब्राल्टर से होके मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, सुएज कैनाल, ये आएगा इंडिया। यहाँ पे कितना लंबा रास्ता है?
16,000 किलोमीटर्स। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत पड़ जाती है। हाँ, अगर यहां से कोई यहां ऐसे सीधा पहुंच जाते हम तो बात और थी। तो पहुंच सकते हैं क्या? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ये यहाँ पे है। यहाँ ईरान से शुरू कर सकते हैं हम, ईरान से अच्छी बनती है हमारी। तो अगर हम यहाँ से ईरान चले जाएं, ईरान से अजरबैजान चले जाएं, फिर कैस्पियन सी चले जाएं, आगे रशिया। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC, जिसकी पहली कंसाइनमेंट इसी साल जून में डिलीवर की गई है। सो दिस इज अ रोड रेल प्लस शिप नेटवर्क जो कि इस 16,000 किलोमीटर के रूट को कम करके 7,200 किलोमीटर्स कर देता है, देयर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट बाय 30% एंड रिड्यूसिंग द टाइम बाय अप टू 50%। अगर आज की डेट में इस पूरे रशिया के ऊपर से घूम के आने वाले कंसाइनमेंट को 40 दिन लगते हैं, तो यहां से आने वाले को 20 दिन लगते हैं। hugely reduces the cost, the time and increases efficiency. ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। इंडिया ने ईरान में कौन सा पोर्ट बना रखा है? चाबहार। तो इंडिया के मुंबई वाले पोर्ट से आप गए सीधा चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, फिर वहां से एक बंदर अब्बास पोर्ट भी है उसका, वहां गए। उसके बाद अजरबैजान में है बंदर अंजाली पोर्ट, फिर वहां से आप गए कैस्पियन सी में, कैस्पियन सी से ऊपर रशिया शुरू हो जाता है, फिर वहां से आप गए अस्त्रखान, अस्त्रखान इज द स्टार्टिंग ऑफ रशिया, पहुंच गए रशिया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अभी दिखाता हूं आपको मैप। तो इस साल जून में जो सबसे पहला कंसाइनमेंट आया वो कोल का ही आया है एक्चुअली। तो हमने सोचा क्रूड ऑयल में अगर इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है तो कोल भी मंगवाते हैं उनसे, वो भी डिस्काउंट पे आएगा और वो हमें चाहिए भी बहुत है। तो 2 ट्रेन्स भर के आई वहां से कोल की, जो अल्टीमेटली शिप के थ्रू फिर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे पहुंचा। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है देन दिस कैन रियली टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। लेटेस्ट से जैसे आपको यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये जो ब्लू लाइन है ये कन्वेंशनल रूट है। तो आप यहाँ से गए गल्फ ऑफ एडन से, स्वेज कनाल, मेडिटेरेनियन, पूरा यूरोप घूम के यहाँ पहुंचे हो। और एक है कि इंडिया से आप सीधा ये ईरान के चाबहार पोर्ट पे गए, अजरबैजान कैस्पियन सी से होते हुए पहुंच गए रशिया। तो दिस इज डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न रशिया और ईस्टर्न यूरोप ऑल्सो। हमने इसको ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि सिर्फ रशिया के लिए है। सो दिस इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। तो एनर्जी के लिए INSTC इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि ऑपरेशनलाइज ऑलरेडी हो गया है। और इसमें हमने 2 कंट्रीज ऐसी चूज की हैं जो USA को बिल्कुल पसंद नहीं है, एक ईरान और एक रशिया, लेकिन हमारी एनर्जी सिक्योरिटी उससे इंश्योर होती है। सो द फैक्ट दैट रशिया इज द 10th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हमारे काम अब आना शुरू होगा। सो एनर्जी में, क्रूड ऑयल में वी आर ऑलरेडी डूइंग आवर बेस्ट। Russia has become the largest exporter to us. Second number is of coal. धीरे धीरे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या पाइपलाइन भी बनाई जा सकती है या नहीं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी अगर हम पाइपलाइन बनाना चाहें। ये वाला रूट फिजिबल नहीं है। जो INSTC का रूट है ये बहुत लंबा रूट है पाइपलाइन के लिए भी। पाइपलाइन तो सीधी सी आती है, तो एक तो जोग्राफिकल बैरियर है कि हिमालयाज आ जाते हैं, दूसरा चाइना या पाकिस्तान। सो पाइपलाइन इज नॉट समथिंग दैट इज फिजिबल। और नेचुरल गैस ऐसी होती नहीं कि वो शिप में भर के आ जाएगी टाइप, वो तो कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। सो नेचुरल गैस के बारे में हम नहीं सोच रहे, बट ऑफ कोर्स यस, कोल रिजर्व्स, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। तो एनर्जी सिक्योरिटी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एक टर्म न्यूज में रही
ये आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। लॉन्ड्रोमैट सुना है आपने? ये क्या होता है लॉन्ड्रोमैट? जो अंग्रेज लोग होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, वहां पे होता है काम का बहुत हेक्टिक शेड्यूल, सुबह गए और रात को आए, तो वहां पे बड़े बड़े लॉन्ड्रो मार्ट्स होते हैं। इसमें MA के बाद एक R ऐड कर लो बस, लॉन्ड्रो मार्ट्स। वो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं कपड़े धोने वाली, वहां पे लेके जाओ, 1 घंटे में सब धुल के सूख के बाहर आ जाएंगे। तो यानी कि गंदे कपड़े अंदर डालोगे, धुल के बाहर साफ आएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्रो मैट क्या है? ये एक टर्म है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने कॉइन की। उन्होंने कहा कि भाई लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज भी होती हैं। अब ये क्या होती है कि जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, USA ने भी, कनाडा ने भी, यूरोप ने भी। तो उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। नेचुरल गैस के बिना उनका चलता नहीं, उसकी वो बात नहीं करते, लेकिन क्रूड ऑयल लेना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो और जगह से भी आ जाता है। तो क्रूड ऑयल लेना उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन चाहिए तो है उनको भी। अगर क्रूड ऑयल नहीं चाहिए तो उसके जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बाकी चीज़ें निकलती हैं वो तो चाहिए। एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी चाहिए उनको, नैप्था भी चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके प्लेन भी उड़ते हैं, जो बाकी कंपोनेंट निकलते हैं वो तो चाहिए ना। क्रूड ऑयल के बिना कैसे आ जाएंगे? तो अब उनको हुई दिक्कत। इंडिया जैसी कंट्रीज़ ने उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाया। हमने कहा कि भाई हमें एक तो खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्रूड ऑयल की, जो हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया। एंड इंडिया हैज़ सच अ यूनिक फीचर कि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि जितना हम क्रूड ऑयल मतलब हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा है। तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी बनानी होती है बहुत बहुत मुश्किल। अगर आपने कभी रिफाइनरी देखी है अपनी लाइफ में तो आपको पता होगा कि शहर छोटा होता होगा और रिफाइनरी उससे बड़ी होती है। सो मैसिव इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किसी टाइम पे कर रखी है, इन्वेस्टमेंट्स ऐसी। तो हम एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल ले लेते हैं, पहले तो हमें जितना चाहिए वो ले लिया, एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल लिया, रिफाइन किया और अपने आसपास की कंट्रीज़ को बेचते हैं। हम बांग्लादेश को देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते हैं, बांग्लादेश को देते हैं और श्रीलंका वगैरह को बेचते हैं। तो हमें लगा कि यार हम यूरोप को भी बेच देते हैं, वो डायरेक्टली तो ले नहीं रहे रशिया से, वो उनकी ईगो बहुत है, सैंक्शन लगा रखे हैं, तो हमारे पास है एक्स्ट्रा, हमसे ले लो। तो घूम के तो बात वही हो गई ना। उनका पर्पस क्या था सैंक्शन लगाने का? कि रशिया इकोनॉमिकली क्रिपल हो जाए, लेकिन उनकी तो सेल और बढ़ गई रशिया वालों की। तो रशिया से अब घूम के इंडिया आता है, यहाँ से रिफाइन होके फिर यूरोप चला जाता है। इसलिए इंडिया बिकेम अ लॉन्ड्रोमैट कंट्री। सो दिस इज अ टर्म कॉइन्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज टू शो कि भाई ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो उन गुड्स को रिफाइन करके हमें वापस बेच देती हैं जो हम रशिया से बैन कर रखी हैं। तो भाई मत लो, मत लो। अगर यू सी द काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा दे यू नो दे पेडल, तो उन्होंने इंडिया को लॉन्ड्रोमैट बोल दिया, तो मत लो क्रूड ऑयल, मत लो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हमको जबरदस्ती थोड़ी बेच रहे हैं, isn't it? So they never say that we are still one of the largest importers of natural gas. नहीं, क्रूड ऑयल पे फोकस करो क्योंकि हमने उस पर सैंक्शन लगाया। सो इंडिया बिकेम इनएडवर्टेंटली अ लॉन्ड्रोमैट कंट्री। ऐसी और भी कंट्रीज हैं जिनके साथ रशिया के अच्छे रिलेशन है, वो उनसे गुड्स लेते हैं, आगे बेच देते हैं। ठीक है, वॉर इज अ बिजनेस फॉर समवन ऑलवेज। तो एनर्जी में क्रूड ऑयल, कोल, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। So in India's overall energy basket, Russia has a very important role to play. Like I told you, $9 billion in savings in just 1 year. और क्योंकि हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है तो हमने और क्या करना शुरू कर दिया इससे। ये चीज हमने शुरू की थी कोविड टाइम पे, उस टाइम पे अभी यूक्रेन वॉर आई नहीं थी। हमारे पास हैं SPRs, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। सुना है आपने इसके बारे में? जैसे फॉरेक्स रिजर्व होते हैं हमारे, उसमें फॉरेन एक्सचेंज सेव होती है, वैसे ही हमारे पास पेट्रोलियम के बड़े बड़े भंडार हैं, उन्हें हम कहते हैं SPR, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। अभी की डेट में इंडिया में 3 ही जगह पर हैं, पडूर, विशाखापट्टनम, एक जगह और बन रहा है चंदीखोल।
तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पडूर इज इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, चंदीखोल इज इन ओडिशा। कोस्टल एरियाज में ही होंगे, क्योंकि जहाँ पे क्रूड ऑयल आएगा पोर्ट्स पे, वहीं पे हमने बहुत बड़े बड़े टैंक्स बना रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन के अंदर कैवर्न्स बना रखी हैं, जिसके अंदर ये होता है। आप सोचो कि आप कितना ही बड़ा टैंक बना लोगे जिसमें आप इतना तेल सेव कर लो, तो टैंक बनाना इज़ नॉट फीजिबल। तो करते क्या है ये लोग, ज़मीन के अंदर कैविटी होती है, जैसे हम जब माइनिंग करके कोई चीज़ निकाल लेते हैं तो ज़मीन अंदर से खोखली हो जाती है। तो गवर्नमेंट की वैसे तो पॉलिसीज़ हैं कि उसको कैसे भरा जाए ताकि वो ज़मीन गिर ना जाए, तो उसमें यूजुअली हम फ्लाई ऐश भरते हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया है, उसके अंदर ना कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि वो वाटर प्रूफ टाइप हो जाती है, जैसे कंक्रीट की कोटिंग कर दी। अब उसके अंदर इतनी जगह होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इट इज़ लाइक द होल वर्ल्ड कैन गो इनसाइड, क्योंकि आपने माइनिंग कर करके सारी अंदर से खाली कर दी, कोई भी मेटल निकाला होगा, तो उसके अंदर क्रूड ऑयल भर देते हैं, उसको बोलते हैं कैवर्न। तो कैवर्न्स बनी हुई हैं इन जगहों पे, जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि आज की डेट में हमारे पास 11 डेज का रिजर्व है। यानी कि अगर कोई भी दुनिया में वॉर छिड़ती है, कुछ भी हो जाता है, और क्योंकि इंडिया अपनी टोटल नीड्स का कितना परसेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, अगर 100 लीटर पेट्रोल इंडिया में कंज्यूम होता है, कितने लीटर बाहर से आया है, 87% लास्ट ईयर की फिगर है 2023। पिछले साल हमारी टोटल कंजम्पशन का 87 से भी थोड़ा ज़्यादा है, एक्चुअली 87.8% है जो हमने इंपोर्ट किया है। तो अगर हम इतने ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो कल को कोई ग्लोबल वॉर छिड़ गई तो सबसे पहले सप्लाई चेन पे फ़र्क पड़ेगा, तो हम कैसे जी पाएंगे। यहाँ पे तो सब पेट्रोल डीजल सब व्हीकल रुक जाएंगे, लॉकडाउन लग जाएगा। तो हम ये रिजर्व बना रहे हैं। सो आवर टारगेट इज़ टू क्रिएट 30 to 45 डेज ऑफ रिजर्व, लेकिन अभी तक हम 11 दिन का बना पाए। तो पहले हम अपनी यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, फिर हम रिफाइन करके एक्सपोर्ट करने के लिए ख़रीदते हैं, फिर और ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वाला होता है वो हम यहाँ भरते रहते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट पाइपलाइंस जाती हैं, रिफाइनरीज़ को जुड़ती हैं जाके, जहाँ से वो रिफाइन होता है, और फिर वहाँ से ट्रक्स भर भर के पेट्रोल पंप्स में जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पानीपत रिफाइनरी है, या एक यहाँ पंजाब में तलवंडी साबो में एक रिफाइनरी है। तो ऐसे नेटवर्क ऑफ रिफाइनरीज इज देयर। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भरने शुरू कर दिए हमने, यानी कि हमारे पास कितना भी ऑयल आ जाए, देयर इज़ नो लिमिट कि हम कितना ऑयल ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक्स, कितनी हमारी कैपेसिटी है। तो हम बहुत दबा के क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है हमने, डिस्काउंट पे मिल रहा था तो और ज़्यादा ले लिया है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ठीक, तो ठीक है भाई, हमारा पर्पस सर्व होता है तो हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी स्पेस की। स्पेस में रशिया हैज़ वन ऑफ द प्रीमियर स्पेस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम है हमारा? अगर इसरो है, यूएसए का नासा है, रशिया का क्या है? कॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस। ठीक है जी। तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, और ये बहुत प्रीमियर स्पेस एजेंसी है, क्योंकि जब वो स्पेस रेस चल रही थी कोल्ड वॉर में, तो दे वर द फर्स्ट टू सेंड अ मैन इनटू स्पेस। कौन? यूरी गैगरिन। ठीक है जी। तो अभी जैसे इंडिया अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है, उसके लिए वो 4 एस्ट्रोनॉट्स हमने रिवील किए हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मैन्ड स्पेस मिशन, जो कि हम शायद अगले साल या उससे अगले साल तक लॉन्च करने की सोच रहे हैं। सो इन दिस द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग has been provided by Russia. Astronaut training and space suit tech. और इसके अलावा और कुछ चीजें जो रिवील नहीं की जा सकती, like so many other technical know-how has been provided by, क्योंकि स्पेस में एक नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट भेज देना और उसमें इंसानों को बिठा के भेजने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो दैट एक्सपर्टीज वी डू नॉट हैव। उनके पास है, उनको भेजते हुए 50 साल से ऊपर हो गए हैं। सो वी नीड आइदर यूएस और रशिया ऑन दिस। अब इसमें हम इतना स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि रशिया की भी हमने सपोर्ट ले ली, और नासा से भी एग्रीमेंट साइन कर लिया है हमने।
तो नासा ने अब बोला है कि अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वो हमारे 2 एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएंगे, कि एक बार रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ठीक है हाँ स्पेस में जाके देख लिया, अब फिर अपने वाले गगनयान पे जाएंगे। तो पहले वो नासा के मिशन में उनके स्पेसक्राफ्ट में बैठ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके आएंगे, वहाँ हफ्ता 10 दिन लगा के आएंगे, प्रॉपर एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, वापस आएंगे धरती पे, फिर उसके बाद वो गगनयान में बैठेंगे और फिर स्पेस में जाएंगे। सो वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ रशिया एज वेल एज यूएसए इन दिस, दोनों टॉप एजेंसीज हैं दुनिया की, सो वी आर टेकिंग देयर हेल्प। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद स्पेस में तो यही है मेन पॉइंट एक। उसके बाद एक आता है आपका न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर टेक में मेजर पॉइंट। अब न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर में अगेन रशिया हमारी हेल्प करता है, जैसे यूएसए के साथ तो हमारा 2007-8 में एग्रीमेंट साइन हुआ। रशिया हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर्स सेटअप करने में या फ्यूल प्रोवाइड कराने में 1960s से हेल्प कर रहा है। जैसे राजस्थान में कौन सा है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट? पोखरण नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे बिजली बनती है, आर से ही है नाम उसका, रावट भाटा, रावट भाटा। तो रावट भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 10-15 है हमारे, कैगा, नैरोरा, रावट भाटा, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे 2-3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में उन्होंने हमें फ्यूल दिया है या थोड़ी सी एक्सपर्टीज दी है। तो अब ये रिलेशनशिप इतनी इवॉल्व हो चुकी थी बाय 2000s, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने 2001 में साइन कर ली। तो दे अग्रीड टू बिल्ड एन एंटायर रिएक्टर फॉर अस, कि हम पूरा ही बना के दे देंगे तुम्हें। सो द नेम ऑफ दैट रिएक्टर इज कुदनकुलम, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहां पे है ये? तमिलनाडु। अब देखो इस टाइम पे क्या डायनेमिक हुआ, ये 2011 की बात है, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे 2011 में जापान में आई सुनामी, बहुत जबरदस्त सुनामी जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, और उसी टाइम पे कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप होना शुरू हो चुका था तमिलनाडु की कोस्ट पे। तो जापानीज सुनामी में वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, फुकुशिमा, फुकुशिमा डाइची। अब वो बिल्कुल कोस्ट पे था जापान की। तो जब सुनामी आई ना, तो यहाँ पे भी असर हुआ और रेडिएशन लीक हो गई थोड़ी सी। रेडिएशन लीक होना बड़ी खतरनाक बात होती है। ऑल्दो इट वाज नॉट एनीथिंग लाइक वो चेरनोबिल डिजास्टर जो यूक्रेन में हुआ था, इट वाज नॉट लाइक दैट कि हवा में पूरी रेडिएशन फैल गई। इट वाज लाइक कि यार रिएक्टर्स के अंदर पानी चला गया, और सुनामी वाला पानी तो सड़कों पे सारा पानी ही पानी भरा होता है, तो अगर वो पानी बाहर आ गया अच्छा लग के, तो वो सारे पानी में मिक्स हो जाएगा, यानी कि पूरे शहर में रेडिएशन वाला पानी फैल जाएगा। इट वाज एटलीस्ट नॉट इन द एयर, लेकिन रेडिएशन तो रेडिएशन लीक होती है। तो उसका उसी टाइम पे इमीडिएट मेजर ये किया गया कि उस पावर प्लांट के आसपास जो चार दीवारी थी उसको और ऊंचा कर दिया गया, और उसमें सारे में कंक्रीट भर दिया, क्योंकि उसके बाद वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चलना तो था नहीं। तो वो सारा का सारा कंक्रीट इतनी तेजी से, जापान वाले वैसे बड़े तेज हैं इस मामले में, तो भरे हुए पानी में ही उन्होंने कैविटीज बना के उसमें सारा कंक्रीट भर दिया चारों तरफ से, और वो पानी अंदर का अंदर ही रहा, ऊपर से उसको किसी तरह से कवर कर दिया। इट वॉज अ ह्यूज प्लांट, और वो कोस्ट पे था। तो अब जब ये हुआ, रेडिएशन लीक का खतरा था वहां पे, पर रेडिएशन लीक हुई कि नहीं ये किसी को नहीं पता। उसी टाइम पे ये कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है, तो जितने आसपास के शहरों के लोग थे वो सब इकट्ठे हो गए, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इकट्ठे हो गए कि देखो जापान जैसी एडवांस्ड कंट्री में जब वो लोग रेडिएशन लीक नहीं रोक पा रहे, तुम क्यों लगा रहे हो कोस्ट पे? यहाँ पे भी तो सुनामी आ सकती है, 2005 में आई तो थी। सो देन देयर वर क्वेश्चंस रेज्ड ऑन द, you can say, security of the project। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि यार ये तो हम इतनी ज्यादा हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्टीज से लगा रहे हैं प्लांट, लोगों को कैसे यकीन दिलाएं? सो दे नीडेड वन पर्सन टू स्पीक इन देयर फेवर। हु वाज दैट पर्सन? एपीजे अब्दुल कलाम। यस, मुझे आज भी याद है, इतने सालों की मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक न्यूज़पेपर ऐसा आया हो जिसमें फ्रॉम फ्रंट पेज टू लास्ट पेज एक ही आर्टिकल लिखा हुआ हो। हैव यू एवर सीन दैट काइंड ऑफ अ न्यूज़पेपर? मेरे पास आज भी शायद उसकी हार्ड कॉपी आर्काइव्स में पड़ी होगी, मुझे कटिंग्स करने की बहुत आदत थी, तो मेरे पास शायद वो पूरी कॉपी आज भी प्रिजर्व पड़ी है। एंड दोज 12-13 पेजेस ऑफ द हिंदू वर फुल्ली रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम।
सो ही रोट अ डिटेल्ड आर्टिकल कि ये मैं ओपन लेटर लिख रहा हूं, कोई भी दुनिया का न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कोई भी बंदा जो इसको रिफ्यूट कर दे, टॉक टू मी। उसके बाद लोग हो गए शांत एंड द प्लान कुड गो ऑन। बेसिकली गवर्नमेंट ने एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया, उनको बोला कि यू इंस्पेक्ट द कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, विद तुम्हारी बात सुन लेंगे लोग। तो उन्होंने अपना टाइम लिया, हफ्ता, महीना, 10 दिन, जितना भी, अंदर से बाहर तक पूरा इंस्पेक्ट किया उसको, उसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पढ़ी, एंड देन ही रोट दैट एंटायर आर्टिकल, जिसमें से हम लोगों को शायद 90% समझ नहीं आएगा। तो ही रोट इट फॉर ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द एक्टिविस्ट, कि ये मैं सारा कुछ लिख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, कैसे ये अच्छा रहेगा, क्या इसमें खराबियाँ नहीं हैं। देन कंपैरिजन विद फुकुशिमा प्लांट, कि वो जब लगा था तो उस टाइम पे इतने सेफ्टी मेजर नहीं होते थे, एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर सुनामी आ भी जाए तो भी रेडिएशन लीक नहीं होगी। सो ही रोट इट इन ग्रेट डिटेल। तब लोगों का गुस्सा शांत हुआ एंड द प्लान वेंट ऑन। आज ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना एक्सपैंड हो चुका है, दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, और इसका यूनिट नंबर 5 और 6 अभी लग रहा है। They are in the process. So unit 1, 2, 3, 4 have already been operationalizing, and 5 and 6 are in the process of operationalization. तो न्यूक्लियर एनर्जी में उन्होंने हमें रिएक्टर ही लगा के दे दिया। दिस इज वेरी यूनिक, दिस हैज नॉट हैपेंड इन केस ऑफ एनी अदर कंट्री, कि उन्होंने रिएक्टर ही लगा के दे दिया हो हमें। आने वाले टाइम में इसमें वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि हम अब स्मॉल रिएक्टर्स लगाने की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट देखो, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर लाइक स्मॉल सिटीज इन देमसेल्व्स। हम चाहते हैं कि थोड़े एक्सेसिबल बने, तो हम इसको बहुत छोटे लेवल पे, छोटे छोटे माइक्रो या स्मॉल रिएक्टर्स लगाने की तरफ जा रहे हैं। उसमें भी रशिया हमारी हेल्प कर रहा है, कि जैसे 200 मेगावाट का प्लांट लगा दिया, 400 मेगावाट का, जैसे डैम्स होते हैं, छोटे छोटे डैम्स भी बना लेते हैं हम। गाँव में डैम्स बने होते हैं, 1 मेगावाट 2 मेगावाट के डैम भी बन रहे हैं। यू नो, उत्तराखंड इज अ स्टेट जहां पे पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को परमिशन है कि वो अप टू 2 मेगावाट्स तक के डैम बना सकते हैं। और उसका कारण ये है कि पहाड़ों में कहीं से भी पानी निकल आता है। जैसे स्वदेश मूवी अगर आपने देखी हो, तो उसमें एक पतली सी धारा आ रही होती है पानी की कहीं पहाड़ों में से, तो शाहरुख खान आता है, वो नासा में साइंटिस्ट रहा होता है, वो सोचता है कि अब इंडिया में अपना भला करना है मैंने। गांव में बिजली नहीं होती बिल्कुल भी, तो वो देखता है कि यहाँ पानी की एक धारा है जो पूरा साल बहती रहती है, पहाड़ों में से आती है। तो वो एक जगह ढूंढता है, वहाँ पे वो एक डैम बना देता है, छोटा सा, जैसे एक कमरे जितना बस डैम बना देता है। वो गांव वाले सब मिलके बनवा देते हैं। उसके एंड में पाइप लगा देता है लंबा, और उसके एंड में टरबाइन। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें से पानी भर जाता है और वो टरबाइन घूमने लग जाती है, गाँव में बिजली आ जाती है। तो वो एक उसमें दिखाया है मूवी में ऐसे। तो हम चाह रहे हैं इसी तरह से उत्तराखंड में कि छोटे छोटे 1 से 2 मेगावाट तक के रिएक्टर पंचायतें ही मिलकर लगा सकती हैं। उससे बड़ा लगाना है, देन यू नीड द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स छोटे छोटे बनाना चाह रहे हैं ताकि एक्सेसिबल हो, इंडिया में और 100-200 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे। सो रशिया इज हेल्पिंग अस इन दैट। देन इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमी एंड ट्रेड, लेट अस से, इसमें हम काफी पीछे हैं। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि रशिया की इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है। उनका डिफेंस बहुत बड़ा है, उनकी इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है। दे आर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमने टारगेट रखा है रफली $30 बिलियन ट्रेड का बाय 2025, और परहैप्स $50 बिलियन बाय 2030। बहुत ही छोटा है ये, कंपेयर इट विद इंडो यूएस ट्रेड, वो ऑलरेडी 120-130 बिलियन डॉलर के आसपास चल रही है। तो ये नोवेयर क्लोज, बट ठीक है, ट्रेड में जितना हम जा सकते हैं उतना हम जा रहे हैं। डिफेंस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेस में कर रहे हैं, टेक में कर रहे हैं। दैट शुड बी इनफ। ठीक है जी। देन फाइनली वी कम टू व्हाई रशिया नीड्स इंडिया। बताइए, रशिया को इंडिया की जरूरत क्यों है आज की डेट में 2024 के अकॉर्डिंग? ओके, रशिया की इकोनॉमी, ओके चलो ठीक है, ये भी एक पॉइंट है।
इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वेरी सून गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड पीपीपी मोड में हम ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और हमारे पास इतनी डाइवर्स एरे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं कि रशिया हमसे वो चीज़ें कभी भी मांग सकता है और हम उनको दे देंगे। और उसमें रशिया नहीं आता। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि एलाई है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड की सपोर्ट है, तो अगर ऐसी कंट्री की सपोर्ट रशिया को है तो रशिया के लिए बहुत बड़ी बात है। सो इट इज़ अ वेरी, यू कैन से, वेल कनेक्टेड एलाई। इंडिया इज़ अ वेरी वेल कनेक्टेड एलाई फॉर रशिया, ऐसा कह सकते हैं। वेल कनेक्टेड और वेल नेटवर्क्ड एलाई है इंडिया रशिया के लिए। यस, दैट इज अ पॉइंट। और डिफेंस के लिए चाहिए भाई, जैसे चाइना के पास बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रशिया के पास बहुत ज़बरदस्त डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग तब काम की है अगर कोई खरीदने वाला है। सो इंडिया इज द बिगेस्ट परचेजर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं हम उनसे, कोल भी खरीदेंगे अब हम, तो ये मेजर है। देन ऑफ कोर्स ट्रेड इज ऑल्सो देयर। तो डिफेंस, इकोनॉमी एंड एलाई हैं हम उनके एक तरह से। और आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया रशिया में रिलेशन शुरू से ठीक ही रहे हैं, जैसा अब हमने देखा है 60s 70s के बाद से। बॉलीवुड हैज बीन रियली फेमस इन रशिया। सो टेल मी द नेम ऑफ द एक्टर जो शायद रशिया में हर किसी को पता होगा, जिसका नाम दिलीप कुमार इज वन, राज कपूर इज अनदर। वो पुराने वाले टाइम में 60s 70s में, मतलब आज भी मैंने पता नहीं किस कंटेक्स्ट में कि कोई पेज 3 टाइप आर्टिकल पढ़ा था बहुत देर पहले, 1.5-2 साल पहले, जो होते नहीं कि वो एक पूरा पेज एक फीचर होता है जिसपे वो कोई अजीब सी बात की होती है, विच इज़ नॉट लाइक जीएस स्पेसिफिक बट कोई इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल एनसीईआरटी में है। हाँ, उसमें भी है। तो उसमें एक बहुत, रशिया में एक दुकान की फोटो थी वो बहुत बड़ी ऐसे, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स पड़े हैं। सो रिकॉर्ड्स आर लाइक वो जो बड़े बड़े से काले रंग के होते थे ना, वहाँ पे उन चीज़ों का ट्रेंड है। अब यहाँ भी आ रहा है वो दोबारा से, वो ग्रामोफोन्स होते हैं जो, जिसके ऊपर ऐसे वो लगा होता है स्पीकर, तो तवा सा ऐसे घूमता है, तो वो पुराने टाइम पे वही होते थे। तो रशिया के अंदर वैसी एक दुकान है जिसकी फोटो थी, और उसमें जितनी कैसेट्स पड़ी हैं सारी इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ की हैं। शाहरुख खान तो अब आया है 20-25 साल से, राज कपूर, अमिताभ की मूवीज, दिलीप कुमार, दे यूज टू बी वेरी फेमस इन रशिया। अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट दिस यूज टू बी अ वेरी गुड सॉफ्ट पावर इन रशिया ऑफ इंडिया, है ना। तो इसको हम कहेंगे पीपल टू पीपल टाइज बहुत अच्छी है इंडिया रशिया की। अब तो वॉर चल रही है 2-3 साल से, अदरवाइज जैसे लोग यहाँ से यूरोप घूमने जाते हैं और वो सबसे प्रीमियम वेकेशन मानी जाती है, ऐसे रशिया में जाने का ट्रेंड शुरू होने लगा था अभी जब ये वॉर शुरू हो गई। देन पीपल स्टॉप गोइंग देयर। वॉर वाली कंट्री में कौन जाना चाहेगा। तो उससे पहले रशिया वॉज पिच्ड एज अ प्रीमियम वेकेशन, जो कि वो है भी। सेंट पीटर्सबर्ग घूमने जाओ, मॉस्को घूमने जाओ जी, क्रेमलिन घूम के आओ, इट यूज टू बी। बट जब वॉर शुरू हो गई उसके बाद ये थोड़ा ढीला पड़ गया। सो पीपल टू पीपल टाइज में भी बड़ा पोटेंशियल है। सो दे नीड अस फॉर दैट, टूरिज्म पोटेंशियल के लिए। और ठीक है, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, इसी के अंदर आ जाएगा वो, बट वेरी वेल। INSTC इकोनॉमी के अंडर आ जाएगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जब चल पड़ेगा प्रॉपरली तो उनकी इकोनॉमी को फायदा होगा, दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट बेटर। और हमसे जो इंपोर्ट जाता है एफिशिएंट हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा, और रशिया के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। वाई इंडिया नीड्स रशिया। ठीक है जी, डिफेंस के लिए चाहिए हमें, तो ये एक एक हाँ जी, एलआई वाला पॉइंट यहाँ भी आएगा, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएनएससी परमानेंट मेंबर। और सेम थिंग
कि इंडिया इट सपोर्ट्स इंडिया on every issue in the UN Security Council. हाँ, एनर्जी सिक्योरिटी। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली हमने सिर्फ रशिया की बात नहीं है। जब हम 5 ईयर प्लान्स बना रहे थे तो हमने 5 ईयर प्लान्स ऐसे बनाए थे कि पहले प्लान में एग्रीकल्चर पे पूरा ध्यान है, दूसरे में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पे जब हमने गए ना, कैपिटल गुड्स होते हैं वो गुड्स जिनसे गुड्स बनते हैं। जैसे अगर आपको हैवी मशीनरी बनानी है तो हैवी मशीनरी किससे बनेगी? स्टील से, एल्यूमिनियम से, आयरन से ना। तो दैट इज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो हमने एक स्ट्रीम ऑफ स्टील प्लांट्स बनाए थे, भिलाई, राउरकेला, डिगबो, जो भी थे 6-7 स्टील प्लांट्स थे बड़े बड़े। तो हर किसी में एक एक कंट्री की हेल्प ली थी हमने। तो एक हमने यूएस की हेल्प से बनाया था, एक रशिया की हेल्प से, एक अर्जेंटीना की हेल्प से, ऐसे 5-6 न्यूक्लियर वो बनाए थे हमने स्टील प्लांट्स। तो एक उसमें ये भी था, बट कोई ऐसे बहुत स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है ये, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी उसमें। और ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन जिसमें स्पेस आ जाता है और बाकी टेक्नोलॉजीज भी आ जाती हैं, जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक भी इसमें आ जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी का मतलब यही है, कोल, क्रूड ऑयल, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो कितने एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस सिमिलर है आप देखिए, इकोनॉमी में एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी, डिफेंस डिफेंस, एलआई एलआई, उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। तो इसलिए ये इतनी अच्छी रिलेशनशिप है कि हमें जो उनसे चाहिए और उन्हें जो हमसे चाहिए काफ़ी हद तक सिमिलर है, और हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। आज का रशिया वैसा रशिया नहीं है कि वो 100% प्रॉपर्टी ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल। बहुत डाइल्यूशन हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटलिज्म वहाँ पे आ चुका है। हाँ, बट वहाँ पे अभी भी डिक्टेटरशिप है, उससे हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एज फार एज दे आर गुड विद अस, इट्स गुड। ठीक, और आज भी वो स्टैंस जारी है कि रशिया कुछ ऐसा करता है कि उसने कोई ह्यूमन राइट वायलेशन कर दी या कुछ ऐसा कर दिया तो हम थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाते हैं। जैसे नेवेल्नी इंसिडेंट पता है आप लोगों को? रशिया में व्लादिमीर पुतिन इज लाइक अ डिक्टेटर। तो उनके एक ही वोकल क्रिटिक रहे हैं आज तक, जिनका नाम है नेवेल्नी, और था नेवेल्नी। उनकी डेथ हुई पिछले साल, इसी साल, नेवेल्नी। तो इनका नाम तक लेना रशिया में बैंड है, यू कैन नॉट टेक हिज नेम। एक बड़ा फनी इंसिडेंट, आज से कुछ साल पहले रशिया में एक टाउन था जहां पे बहुत बर्फ पड़ गई। तो वहां के लोग अपील करते रहे अथॉरिटीज से कि भाई आ जाओ, हमारी बर्फ साफ कर दो, हमें काम पे जाना है, हमें ये करना वो करना है। अथॉरिटीज वर नॉट लिसनिंग। तो उन लोगों ने स्प्रे पेंट्स लिए जो दीवारों पे स्प्रे करते हैं, उन्होंने बर्फ के ऊपर रशियन लैंग्वेज में नेवेल्नी नेवेल्नी लिख दिया हर जगह पे। तो वहां पे अलाउड नहीं है, तो अथॉरिटीज ने एक दिन में सारी बर्फ साफ कर दी। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे वहां पे डिसेंट को कर्ब किया जाता है। दिस, तो ये रशियन में ऐसे लिखा जाता है नेवेल्नी, तो उन्होंने बर्फ पे लिख दिया नेवेल्नी नेवेल्नी नेवेल्नी। तो एक दिन में सारी स्नो जो थी वो क्लियर कर दी गई। ठीक है जी। तो अब नेवेल्नी केस में क्या था, सारी दुनिया को पता है कि नेवेल्नी के ऊपर चार्जेस लगा के पुतिन ने उसको जेल में बंद कर रखा था बहुत देर से, और उसको स्लो पॉइजन दी जा रही थी। तो वो होता है ना कि पॉइजन दे देंगे तो अगर इंटरनेशनल कोई कमेटी आ गई इन्वेस्टिगेशन करने तो उसके ब्लड सैंपल में आ जाएगा, पोस्टमार्टम में आ जाएगा। तो वो बहुत ही तरीके से ना, अब मुझे वो उसका नाम नहीं याद, उस जहर को कुछ कहते हैं, जैसे साइनाइड होता है ना, वैसे कोई एक एजेंट होता है जिसे अगर देते हैं तो वो ब्लड में शो नहीं होता बट इट किल्स। तो सबको पता है कि वो एक जहर देने की कोशिश हुई थी उसको, जिसकी वजह से 2020 में उसको एक पैरालिसिस का अटैक या कोई हार्ट अटैक जैसा कुछ आया था, पर वो बच गया। उसके बाद 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तो वो जेल के अंदर से ही ना कोई आर्टिकल लिखता रहता था, कुछ करता रहता था।
तो 2023 में पिछले साल ऑस्कर अवार्ड जब हुए तो उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जिसे मिला था, वो डॉक्यूमेंट्री का नाम था नेवेल्नी। शायद नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मैंने भी नहीं देखी है, बट आई वांट टू सी इट। तो मजे की बात क्या हुई कि आई वाज वाचिंग दिस ऑस्कर अवार्ड्स की प्रेजेंटेशन सेरेमनी, तो जिसमें नाटू नाटू ने भी जीता था। तो जैसे ही अब अनाउंस हुआ है ना दैट नेवेल्नी हैज वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, अब ये है वेस्टर्न अवार्ड्स। ऑस्कर कहाँ होते हैं? यूएसए में होते हैं। तो ये नेवेल्नी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो एंटी पुतिन है। जैसे ही अनाउंस हुआ ना, स्टेज के ऊपर कौन आया? नेवेल्नी की फैमिली, नॉट द डायरेक्टर ऑफ द मूवी और एनीथिंग, नेवेल्नी की फैमिली। और वो 2-3 मिनट जो उन्हें मिले बोलने के लिए, दे जस्ट सेड द सेम थिंग कि भाई द वॉइस ऑफ नेवेल्नी इज बीइंग ऑप्रेस्ड इन रशिया, इट इज एन अथॉरिटेटिव regime, it's a dictatorial regime, the world should unite against them, there are human rights violations in Ukraine। वो सब 2 मिनट में सब बोल गए वहाँ पे। सो स्टेज ऑफ ऑस्कर वॉज यूज्ड फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट पुतिन। तो अभी उसकी डेथ हुई है कुछ महीने पहले। तो ये जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, इंडिया हैज़ नेवर बीन वोकल अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो कुछ चीज़ों पे हम थोड़ा चुप रहते हैं, कुछ चीज़ों पे वो थोड़ा चुप रहते हैं। दिस इज एक अनकही अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ऑल वेदर रिलेशनशिप तभी चलती है, नॉर्मल रिश्तों में भी चीज़ें तभी चलती हैं जब कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स पे भी अप्लाई होता है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आप कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ो कि ये हो गया, इस पे इंडिया का क्या रिएक्शन था, कोई रिएक्शन नहीं था, या कहीं और चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्शन हो गया। सो दीज आर ऑल वेल कैलकुलेटेड मूव्स। उसके अलावा लास्ट पॉइंट, सो दिस इज हाउ वी नीड देम एंड दे नीड अस। फाइनली, what are the groupings of which we are common members? G20 के मेंबर्स हैं हम दोनों, ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, एससीओ, एक और ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब वो कई साल से न्यूज में नहीं रही, आई थिंक उसके बारे में पढ़ूंगा मैं थोड़ा सा। RIC, रशिया इंडिया चाइना, ये भी एक ग्रुपिंग बनाई थी हमने, RIC, पर इसकी सबमिट नहीं हुई है बहुत देर से। देन ऑफ कोर्स UN। G20 का तो मैंने आपको इंसिडेंट बताया ही था कि वी आस्क्ड पुतिन नॉट टू कम। इंटरेस्टिंगली अभी देखो क्या हुआ है, आज की न्यूज़ है, हम कोई इंटरनेशनल ट्रीटी कुछ ऐसा वायलेट नहीं करते हैं, तो अगर किसी के खिलाफ वारंट है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई तुम इंडिया में मत आना। लेकिन अब शेख हसीना इंडिया में है, सबको पता है, दिल्ली में है, वो कहाँ पे है किसी को नहीं पता है। तो अब बांग्लादेश की एक कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया है उसके खिलाफ कि भाई इसने पब्लिक हार्मनी को डिस्टर्ब किया है, ह्यूमन राइट्स वायलेट किया और ये भागी हुई है, इसके खिलाफ हम इंटरनेशनल वारंट इशू करते हैं। तो अब एक तरह से इंडिया ने वायलेट कर दिया क्या? इट इज नॉट एन इंटरनेशनल कोर्ट, इट इज बांग्लादेश कोर्ट। उसने इंटरनेशनल वारंट जारी कर दिया, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती है। अगर कभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोल दे कि उसने ऐसा कुछ किया है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम बाहर निकलो, अब तुम किसी न्यूट्रल जगह पे भेज देते हैं तुम्हें हम, देन वी विल से दिस। तो डू नॉट सी दिस, हालांकि इंडो बांग्लादेश में हम करेंगे डिस्कस, बट ये न्यूज़ आज ही देखी मैंने, सो आई जस्ट थॉट टू टेल यू। तो इन सभी में हम कॉमन मेंबर हैं, और इसके अलावा कोई और ग्रुपिंग मेजर तो नहीं है। दीज आर द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो हम अलग अलग टाइम्स पे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई भी चीज़ नई डेवलपमेंट होती है, कोई डिफेंस में, स्पेस में, तो कीप एन आई ऑन इट। अभी हमारा रशिया यूक्रेन वॉर पे यही चल रहा है कि हम भाई मीडिएट करा देते हैं। दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर वाला पॉइंट जो है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया था कि हमारी इनसे भी बहुत अच्छी बनती है, हमारी इनसे भी बहुत अच्छी बनती है, सो लेट अस बी द मीडिएटर्स। बट अभी तक ऐसी कोई वो नहीं आई है, हमें कोई सिग्नल नहीं आया दैट दे वांट अस टू बी द मीडिएटर्स। ठीक है जी, दैट्स ऑल। क्वेश्चन लिखिए जिसका आप आंसर लिख के लाएंगे, या अभी लिख देंगे? अभी लिख देंगे कि नहीं, कल? चलो, राइट डाउन द क्वेश्चन।
India's policy of strategic autonomy is antithetical. India's policy of strategic autonomy is antithetical. मतलब अगेंस्ट जाती है. is antithetical to its non-alignment credentials. Is antithetical to its non-alignment credentials. Full stop. Comment. ठीक है, इसमें आपको सारी कोल्ड वॉर वाली आइडियोलॉजी, ये मॉडर्न टाइम्स में क्या चल रहा है, सबको कंपेयर करके बताना है कि आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं करते, विद रीजंस. और ये आपको 250 वर्ड्स में लिखना है. टेक योर टाइम. इसमें आपके लिए टाइम की लिमिटेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखने को दे रहा हूं ताकि आप लिख के लेके आओ. यू कैन रिसर्च ऑन इट. देख लो जितने भी फैक्ट्स, हालांकि हमने पिछली 5 क्लासेस में जो भी हमने किया है, दैट मटेरियल इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू राइट अ वेरी गुड आंसर ऑन इट. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम अपने डिसीजन अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमें क्या पसंद, हमें किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है. तो हम कहते हैं कि आज हमारी ये पॉलिसी है, तो क्या ये पॉलिसी कोल्ड वॉर के टाइम की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है? येस और नो. डू यू एग्री और नॉट? और आर बोथ द थिंग्स एब्सोल्युटली सेम और आर दे एब्सोल्युटली ऑपोजिट? कमेंट. कमेंट का मतलब है आपकी मर्जी है, आपने जो स्टांस लेना है आप ले सकते हैं. ठीक है जी. ऑल राइट.